तो भाई कहानी अब जिन्वू पर फोकस करती है, जो चैन की नींद ले रहा था, लेकिन अचानक जीना की कॉल से झटके में जाग जाता है। उसकी उनींदी आवाज सुनकर जीना तुरंत समझ जाती है कि जनाब अभी भी बेड पर ही पड़े हुए हैं। वो सीधा सवाल दाग देती है, तुझे पता भी है अभी टाइम क्या हुआ है? जिन्वू झुंझलाकर घड़ी की तरफ देखता है और शॉक्ड रह जाता है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। जीना उसकी यह हालत पहले ही भांप चुकी थी, इसलिए बिना वक्त गवाए उसे याद दिलाती है, भाई आज मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है। थोड़ी देर बाद जिन्वू मीटिंग में पहुंच जाता है और सरप्राइजिंगली इतना डैशिंग लग रहा होता है कि जीना खुद हैरान रह जाती है। वो एक पल के लिए उसको घूरती है, फिर हल्का सा चिढ़ाते हुए बोलती है, अरे वाह क्या बात है, तू तो आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा है। जिन्वू को उसकी ये बात अजीब लगती है और वो पूछता है, कुछ गलत लग रहा है क्या? जीना मुस्कुराकर बोलती है, नहीं बस अनएक्सपेक्टेड था। जिन्वू लापरवाही से शोल्डर उचकाता है और समझाता है, भाई मुझे अच्छे से तैयार होना पड़ा, खेल कूद वाले कपड़ों में आना तो सूटेबल नहीं लगता ना। जीना हल्के से हंस देती है और सोचती है कि कमाल है, लोग वाकई में बदल सकते हैं। अब जैसे ही दोनों स्कूल की हॉल से गुजरते हैं, जिन्वू पर आसपास की लड़कियों की नजरें टिक जाती हैं। सबके बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, ये बंदा कौन है? जीना ये नोटिस कर लेती है और टीजिंग मूड में जिन्वू को बोलती है, अबे तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी अभी तक, बोल मैं तेरा रिश्ता सेट करवा दूं। जिन्वू गुस्से में भड़क कर बोलता है, हद हो गई, बकवास बंद कर। फिर मीटिंग में जिन्वू जीना के टीचर से मिलता है, जो जीना की खूब तारीफों के पुल बांध देती है। वो बताती है कि जीना एक एग्जाम्पलरी स्टूडेंट है और बाकी बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। मॉक एग्जाम्स में इसके परफॉर्मेंस जबरदस्त रहे हैं और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि ये मेडिकल कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकती है। फिर टीचर जिन्वू को सलाह देती है, आप इस पर ज्यादा प्रेशर मत डालिए, इसे अपना रास्ता खुद चुनने दीजिए। जिन्वू सिर हिलाकर उसकी बात से सहमत हो जाता है, लेकिन तभी टीचर एक और सवाल फेंक देती है, अगर जीना अचानक अवेकेंट हो जाए और हंटर बनना चाहे तो आप क्या करेंगे? जिन्वू बिना एक सेकंड सोचे सीधे जवाब देता है, मैं इसे कभी भी अलाउ नहीं करूंगा। टीचर ये सुनकर सिर हिलाती है, जैसे उसे यही जवाब उम्मीद थी। फिर वो बोलती है कि उसे जिन्वू से एक फेवर चाहिए। अब कहानी जिन्वू की दूसरी मीटिंग पे शिफ्ट होती है, जहां वो सॉन्ग से मिलता है। सॉन्ग उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है और जिन्वू मुस्कुराकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं जिन्वू का भाई हूँ। सॉन्ग एकदम से समझ जाती है कि ओह, तो टीचर ने इसे भेजा है मुझे समझाने के लिए। बट सॉन्ग तुरंत अपने इरादे साफ कर देती है, देखो मैं ना हंटर क्विट करने वाली हूँ, ना वापस स्कूल जाने वाली हूँ। जिन्वू ठंडे दिमाग से बोलता है, तू एक ई रैंक हंटर है और इस रैंक में ज्यादा स्कोप नहीं होता। तुझे मेरी असॉल्ट टीम के साथ अच्छा पैसा मिला, पर यह सिर्फ एक एक्सेप्शन था। सॉन्ग ये सुनकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और ताना मारते हुए बोलती है, ओह अब मुझे लेक्चर देने आए हो, और वैसे भी तुम खुद भी तो ई रैंक के ही हो। जिन्वू उसकी बात को इग्नोर करता है और बड़े ही शांत लहजे में बोलता है, मैं यहाँ तुझे लेक्चर देने या तुझे क्विट करवाने नहीं आया हूँ, मैं बस तुझे कहीं और ले जाना चाहता हूँ, चल मेरे साथ। अब सीन बदलता है और गिनेल जापान में डोंगू से मिलने के लिए पहुंच चुका होता है। डोंगू जैसे ही देखता है कि खुद हंटर एसोसिएशन का चीफ उसे रिसीव करने आया है, तो सार्कास्टिकली हंसकर बोलता है, अरे वाह, खुद चीफ ऑफ हंटर एसोसिएशन मुझे वेलकम करने आए हैं, बड़ा सम्मान दिया भाई। पर गिनेल बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पे आता है और डायरेक्ट पूछता है, तो तू यहाँ कितने दिन रहने का प्लान बना रहा है? डोंगू लापरवाही से जवाब देता है, चिंता मत कर, मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। पर गिनेल उसकी बात पे पूरा भरोसा नहीं करता और स्केप्टिकल अंदाज में बोलता है, तेरे जैसे आदमी ने जिस देश से गद्दारी की, वहां दोबारा वापस आने की हिम्मत जुटाई, और वो भी सिर्फ 2 लोगों से मिलने के बहाने, कुछ तो गड़बड़ है। डोंगू हल्की सी मुस्कान देता है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट कि गिनेल सच्चाई जानता है। उसकी ये विजिट बस दिखावे के लिए है, मगर असल इरादा कुछ और ही है। वो ईरी अंदाज में सर्वेलेंस टीम को सजेस्ट करता है कि उन्हें इन दोनों पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, जो भी उनके साथ डंजन में हो, होने दिया जाए। उसकी असली प्लानिंग सामने आ जाती है, पहले जिन्वू को खत्म करेगा, फिर लियो को। और उसे पूरा भरोसा है कि गिनेल की एबिलिटीज उसे रोकने के लिए काफी नहीं होंगी। गिनेल बस शांत लहजे में जवाब देता है, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हेलीकॉप्टर से कुछ मॉन्स्टर्स को उतारा जा रहा है, जिसे गिल्ड मास्टर चॉय और बाकी लोग एम जोजो आइलैंड से लेकर आए थे। इसके बाद चॉय सीधे हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को पूरे हालात की जानकारी देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये मॉन्स्टर्स मेनलैंड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर हवा में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और समंदर में गिर गए। लेकिन चॉय एक चेतावनी भी देता है, अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ा गया तो एक दिन ये सच में पार कर सकते हैं। चेयरमैन गंभीरता से जवाब देता है, हम उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सीन कट होता है। जिन्वू की मुलाकात सैंग से होती है। सैंग थोड़े सरप्राइज्ड अंदाज में बोलता है, यार तेरा फोन आना तो बहुत ही रेयर है, क्या चल रहा है? फिर वो देखता है कि उसके साथ सॉन्ग भी है। जिन्वू हल्की सी मुस्कान के साथ माफी मांगता है, मगर सैंग कंधे उचकाकर बोलता है, कोई बात नहीं, बस थोड़ा क्यूरियस हूं कि जिन्वू आज हमारी ट्रेनिंग में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। सांग एक पास के लेवल सी गेट की तरफ इशारा करता है और एक्सप्लेन करता है कि यह गेट हाल ही में अचानक से खुला है। तभी अचानक एक अधीर आदमी ग्रम्बल करता हुआ टोक देता है, अरे यार ये सब बातें बाद में कर लेना, रेड शुरू करो, ये कोई पिकनिक थोड़ी ना है। जिन्वू उसकी तरफ क्यूरियस नजरों से देखता है। सैंग हंसते हुए इंट्रोड्यूस करता है, ये है किमचा, ए रैंक हंटर और हमारा टैंकर। फिर थोड़ा सार्काज्म में जोड़ता है, और असॉल्ट टीम का लीडर भी। किमचा के चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आ रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि ई रैंक हंटर्स उनकी रेड को देखने आए हैं। जिन्वू भी उसकी नाखुशी को नोटिस कर लेता है, मगर सैंग बात संभालते हुए टीम कॉम्पोजिशन समझाने लगता है। रेड टीम में एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक और 2 सी रैंक हैं, टोटल 10 लोग, जिसमें जिन्वू और सॉन्ग भी शामिल हैं। जिन्वू के चेहरे पर हल्की सी नाखुशी झलकती है। असल में उसका मेन मकसद सॉन्ग को डंजन रेड्स की हार्श रियलिटी दिखाना था, मगर इतने बड़े ग्रुप में शायद वो इंटेंसिटी कम हो जाए।
सैंग का असिस्टेंट जिन्वू को सलाह देता है कि बेहतर होगा अगर तुम साइडलाइन पर रहकर न्यूकमर्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने दो। जिन्वू सहमति में सिर हिलाता है और रेड टीम गेट में एंटर कर जाती है। मगर जैसे ही जिन्वू अंदर कदम रखता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। गेट के पीछे की एनर्जी कुछ अलग लग रही थी और तभी गेट अचानक लाल चमकने लगता है। जिन्वू की आंखें फैल जाती हैं। शिट, ये तो रेड गेट है। वो तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, अपने सिर को बाहर निकालकर सैंग को चिल्लाकर चेतावनी देता है, जल्दी से असॉल्ट टीम से कांटेक्ट करो। मगर अगले ही सेकंड गेट उसे अंदर खींच लेता है। सांग के चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ जाती है। वो तुरंत बैक को कॉल करता है, रेड गेट एक्टिवेट हो चुका है, हमें तुरंत बैकअप की जरूरत है। बैक बिना समय गंवाए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जिन्वू और पूरी टीम खुद को एक अंतहीन बर्फीले मैदान में पाते हैं। सबके चेहरे पर कंफ्यूजन और घबराहट झलकती है। गेट पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब पैनिक शुरू हो जाता है। सब एक दूसरे से पूछने लगते हैं, अब बाहर कैसे निकलेंगे। किमचा आगे बढ़ता है और ठंडी आवाज में अनाउंस करता है, हम रेड गेट में फंस चुके हैं। सॉन्ग कंफ्यूजन में पूछती है, रेड गेट मतलब? जिन्वू काम रहते हुए एक्सप्लेन करता है, नॉर्मल गेट्स के विपरीत एक बार इसमें एंटर करने के बाद बाहर की दुनिया से पूरा कांटेक्ट कट जाता है। इससे निकलने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो हम बॉस को हरा दें या फिर डंजन खुद ब खुद कोलैप्स होने का इंतजार करें। वो गहरी सांस लेते हुए जोड़ता है, और हाँ, ये पूरा डंजन मैजिकल बीस्ट से भरा होगा। पूरी टीम के चेहरे पर अब डर साफ झलकने लगा था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक आसमान से तीरों की बारिश होती है। एक हंटर तुरंत मारा जाता है, लेकिन जिन्वू बिना देर किए उस तीर को पकड़ लेता है जो सॉन्ग की ओर आ रहा था और उसे अपने पीछे कर लेता है, उसे किसी भी नुकसान से बचाते हुए। लड़की उसकी रिफ्लेक्स देखकर दंग रह जाती है और पूरी टीम को एहसास होता है कि वो चारों तरफ से आइस एल्व से घिर चुके हैं। जिन्वू नोटिस करता है कि उनकी दूरी ने उनकी मौजूदगी को छुपा दिया था और वो समझ जाता है कि इन आइस एल्व्स ने ग्रुप के सबसे कमजोर सदस्यों को टारगेट किया था। वो खुद से स्वीकार करता है कि अगर ये 2 महीने पहले होता तो वो खुद भी जिंदा नहीं बचता। फिर आइस एल्व्स बिना कोई और हमला किए अचानक पीछे हट जाते हैं, जिससे सभी चौंक जाते हैं। सॉन्ग कंफ्यूज होकर पूछती है, ये बिना कुछ किए क्यों चले गए? जिन्वू उसे समझाता है, आइस एल्व्स निर्दयी शिकारी होते हैं। उन्हें हंटर्स के बीच आइस स्लेयर्स कहा जाता है क्योंकि ये बेहद क्रूर और घातक होते हैं। किमचा तभी चार्ज लेते हुए बोलता है, इस जगह में कोई मदद नहीं आने वाली। अगर जिंदा रहना है तो मेरे आदेश मानने होंगे। फिर वो आगे बोलता है कि वो पूरे ग्रुप को संभाल नहीं सकता, इसलिए उन्हें 2 टीमों में बंटना होगा। उसका तर्क था कि ऐसा करने से उनके बचने के चांस बढ़ जाएंगे। फिर वो चेतावनी देता है कि अगर वो एक ही जगह पर रुके रहे तो ठंड से जमकर मर जाएंगे। मैं उन लोगों की रक्षा कर सकता हूं जो मेरे साथ आएंगे। इतना बोलते ही ग्रुप के ज्यादातर लोग उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वो कमजोर सदस्यों को अलग कर देता है और बोलता है, तुम लोग बस हमारी स्पीड कम करोगे। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी। वो ठंडे लहजे में बोलता है, इस जगह में एक दिन बाहर की दुनिया के 1 घंटे के बराबर है। बॉस को हराने में या इस डंजन के खुद से टूटने तक इंतजार करने में महीनों लग सकते हैं। फिर वो सीधा बोलता है, तुम लोग बस बेकार का बोझ हो, हम तुम्हें यहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, बॉस को हराने के बाद मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। ग्रुप की एक लड़की जिन्वू के साथ रहने का फैसला करती है। किमचा उसे बेवकूफ करार देता है, लेकिन लड़की आत्मविश्वास के साथ बोलती है कि तुमने पहले वाला तीर नहीं देखा था, लेकिन मैंने देखा था। फिर वो धीरे से जिन्वू के कान में फुसफुसाकर बोलती है, तुम जितना दिखते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। मुझे लगता है कि तुम ए रैंक के भी ऊपर हो सकते हो। जिन्वू उसकी बात पर बस हल्का सा मुस्कुराता है, ना तो हाँ बोलता है ना ही मना करता है। किमचा आगे बोलता है, मैं मुख्य रास्ता से जाऊंगा क्योंकि यही सबसे अच्छा रास्ता लगता है। जिन्वू शांत रहते हुए जवाब देता है, तो फिर मैं अपनी टीम को जंगल से लेकर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद किमचा की टीम को पेड़ों पर पंजों के गहरे निशान दिखते हैं। उसे पूरा भरोसा हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, हम आइस बेयर के इलाके में घुस चुके हैं। वो कमजोर ई रैंक वाली टीम तो अब पक्के मारे जाएंगे। जैसे ही वो ये बोलता है, उन्हें पास ही आइस बेयर्स की मौजूदगी महसूस होती है और ग्रुप पलक झपकते ही चारों ओर से घिर जाता है। एक विशालकाय बर्फीला भालू उन पर झपटता है। किमचा अपनी शील्ड उठाकर उसका वार रोक लेता है और अपने कुल्हाड़ी से भालू को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। बिना एक पल गंवाए वो बाकी के 2 भालुओं से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, अपनी जीत को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट। दूसरी ओर जिन्वू की टीम भी कुछ अजीब महसूस करती है। वो लड़की इशारा करते हुए बोलती है, रुको, यहाँ भी पंजों के निशान है, ये आइस बेयर का इलाका है। वो सब सोचने लगते हैं कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन जिन्वू सिर हिलाते हुए बोलता है, नहीं, हमें और गहराई में जाना चाहिए। लड़की चौंकती है और पूछती है, क्यों? जिन्वू ठंडे लहजे में समझाता है, अगर ये आइस बेयर का इलाका है तो इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ भालू ही होंगे, लेकिन अगर हम बाहर रहे तो आइस एल्व्स हमें मार देंगे। लड़की थोड़ी देर सोचती है और फिर उसकी बात समझ जाती है। तुम सही कह रहे हो, आइस बेयर्स का इलाका इतना खतरनाक होता है कि और कोई जादुई जीव यहाँ नहीं आता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हवा और ज्यादा ठंडी होने लगती है। जिन्वू बिना कुछ कहे अपने इन्वेंटरी से कोट निकालता है और सबको दे देता है। पूरी टीम हैरान रह जाती है और आभार व्यक्त करते हुए वो कोट पहन लेते हैं। सॉन्ग अब भी उलझन में रहती है और जिन्वू से पूछती है, तुम आखिर हो कौन? जिन्वू हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखता है और जवाब देता है, मैंने तुम्हें यहाँ लाया था, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मुझसे और सवाल मत पूछो। तभी अचानक एक विशालकाय आइस बेयर अंधेरे से बाहर आता है। जिन्वू बिना किसी झिझक के अपना टाइटल बदलकर वुल्फ असैसिन कर लेता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर बाहर दुनिया में बेक दूर से इस पूरे गेट की ओर देखता है और वहां से आ रही लाल चमक को देखकर बोलता है, ये गेट तो पक्का खतरे से भरा है, केवल हाई रैंकिंग हंटर्स ही शायद इसमें जिंदा रह सकते हैं। फिर वो किमचा के बारे में सोचते हुए बोलता है, शायद उसकी ताकत इस असॉल्ट टीम को बचा सके।
तभी सैंग उसे बोलता है किमचा की टीम के अलावा और लोग भी इस गेट में गए हैं, जिनवू भी उनके साथ है। बेक तब क्यूरियसली पूछता है जिनवू की रैंक के बारे में, और सैंग जवाब देता है कि जिनवू ऑफिशियली ई रैंक है। हालांकि उसे शक है कि जिनवू शायद रीअवेकन हो चुका है, मगर जिनवू ने कभी खुद कंफर्म नहीं किया, इसलिए वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है जिनवू की चांसेस को लेकर। लेकिन तभी डोंगू अराइव्स करता है गिनेल के साथ, और वो विजिबली डिस्प्लीज दिखता है डोंगू को देखकर। वो तुरंत क्वेश्चन करता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो अभी अमेरिका में होना चाहिए था। डोंगू इस सवाल को पूरी तरह इग्नोर करता है और इंस्टेड बेक को सीधा चैलेंज कर देता है, ये बता, एक ई रैंक हंटर को गेट के अंदर जाने की इजाजत किसने दी जब वो तुम्हारी गिल्ड का भी हिस्सा नहीं है। डोंगू की बात सुनकर बेक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि डोंगू को जिनवू के बारे में पता कैसे चला। डोंगू इस पर बस स्कॉफ करता है और रेड गेट की ओर देखते हुए बोलता है, वैसे भी जिनवू के बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। शायद वो इस गेट के अंदर ही मर जाएगा इससे पहले कि मैं उससे मिल पाऊं। गिनेल, जो डोंगू की फ्रस्ट्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा था, ये सोचता है कि जिनवू की किस्मत अच्छी है कि वो गेट के अंदर है, कम से कम उसे डोंगू के साथ कन्फ्रंटेशन से बचने का मौका मिल गया। लेकिन फिर भी गिनेल को इस बात पर शक है कि जिनवू इस गेट से जिंदा बाहर आ भी पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ जिनवू आइस बेयर्स के लास्ट ग्रुप को भी खत्म कर देता है और इसके साथ ही उसे एक और लेवल अप मिल जाता है। उसकी टीम और वो लड़की जो उसके साथ थी, वो सब स्टन्ड रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि जिनवू आखिर कौन है। मगर जिनवू इस बार भी टाइट लिप्ड रहता है बिना कुछ बोले। कुछ देर बाद पूरी ग्रुप एक जगह इकट्ठा होकर रोस्टेड बेयर मीट खाने लगती है। सब ये देखकर हैरान होते हैं कि जिनवू ने अकेले इतने सारे बेयर्स को खत्म कर दिया। मगर वो लड़की सबको चेतावनी देती है, रिलैक्स मत करो, अभी भी खतरा टला नहीं है, मॉन्स्टर्स का लेयर यही कहीं पास में ही होगा। सॉन्ग, जो पूरी सिचुएशन से बैफल्ड है, जिनवू के बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है और फिर हैरानी से पूछती है, ये जिनवू इतना अजीब क्यों है? अभी अभी इतनी इंटेंस फाइट खत्म हुई और ये खाने के बाद एक्सरसाइज के लिए बाहर चला गया। लड़की उसकी बात से अग्री करती है और बाकी लोग भी सिर हिलाते हैं। अब दूसरी तरफ जिनवू आइस बेयर्स के लेयर के बाहर खड़ा होता है, अपनी शैडो आर्मी का टेस्ट करने के लिए तैयार। वो अपनी शैडोज को समन करता है और देखता है कि वो पूरे जोश के साथ बेयर्स पे टूट पड़ते हैं। शुरुआत में शैडोज आसानी से आइस बेयर्स को काटते चले जाते हैं, मगर कुछ बेयर्स काफी फियर्स रेजिस्टेंस देते हैं और कुछ शैडोज को पूरी तरह से फाड़ देते हैं। मगर शैडोज रिजेनरेट होते हैं। जिनवू की माना से वो वापस फॉर्म में आ जाते हैं और फिर से लड़ाई में कूद पड़ते हैं। जिनवू गौर करता है कि उसकी आर्मी में मौजूद मेजेस भी जबरदस्त सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके स्पेल्स शैडोज को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। जिनवू सोचता है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। मगर फिर वो एक चीज नोट करता है, उन्हें बनाए रखने के लिए बहुत अधिक माना की आवश्यकता होती है। तभी अचानक आइस बेयर्स का मैसिव बॉस लेयर से इमर्ज करता है। एक ही डेवास्टेटिंग अटैक से वो जिनवू की पूरी शैडो आर्मी को पूरी तरह से वाइप आउट कर देता है। इससे जिनवू की माना भी बुरी तरह ड्रेन हो जाती है और अब वो अपनी शैडोज रिजेनरेट नहीं कर सकता। जिनवू को समझ आता है कि अब प्लान भी लाने का टाइम आ गया है। वो तुरंत आइग्रिस को समन करता है। शैडो नाइट आगे बढ़ता है, बिल्कुल काम और कॉन्फिडेंट। बॉस बेयर गर्जना करता है और पूरे गुस्से में आइग्रिस की तरफ चार्ज कर देता है, मगर एग्रिस लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस से डॉज करता है। एक सटीक स्लैश से वो बेयर पे वॉर करता है। बियर डेस्परेट फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है, मगर आइग्रिस की स्विफ्ट बिहेडिंग मूव उसे वही खत्म कर देती है। जिनवू इस फाइट को ऑब्जर्व करता है और सोचता है, एग्रिस की पावर अब भी मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। अगर उसने हमारी पहली फाइट में सोर्ड यूज की होती तो शायद मैं हार जाता। वो इंप्रेस्ड होकर एग्रिस की तारीफ करता है, वेल डन एग्रिस। दूसरी तरफ किम चा की पार्टी एक खतरनाक स्थिति में है। उनकी पूरी टीम एल्फ से लड़ रही थी, मगर अब सब मारे जा चुके हैं। किम चा अब अकेला रह गया है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब हुआ कैसे। वो बिटरली सोचता है, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का एलीट मेंबर बनने के कितने करीब था, और अब ये सब एल्व्स के पास खड़े बचे खुचे सर्वाइवर्स उसे और भी डराने लगते हैं। उसे अब पूरी तरह यकीन हो जाता है वो ये लड़ाई नहीं जीत सकता। वो जितना तेज हो सकता है उतना तेज भागने लगता है, बस अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद जिनवू मस्टैंग विक्टोरियस खड़ा होता है। उसके सामने डेथ बेयर्स के शव एनरेज्ड हो जाता है। वो बेक को डिसमिस करता है, तू बस एक छोटे तालाब की बड़ी मछली है, एस रैंक की दुनिया में तेरा कोई वजूद नहीं है। अगले ही पल दोनों एस रैंक हंटर्स अपनी पावर रिलीज कर देते हैं। पूरा एरिया तबाही के कगार पर आ जाता है। सांग अंदर ही अंदर घबराने लगता है, अगर ये दोनों एस रैंक बैटल में उलझ गए तो पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। मगर तभी गिनेल बीच में आकर लड़ाई रोक देता है। डोंगू उसकी इंटरवेंशन से थोड़ा इंप्रेस्ड होता है। गिनेल विनम्रता से बोलता है, अगर ये दोनों हंटर लास्ट मोमेंट पे खुद को कंट्रोल नहीं करते तो मेरा शरीर अभी इंटैक्ट नहीं होता। डोंगू अब भी स्केप्टिकल होता है, मगर गिनेल समझाता है, जिनवू बस एक ई रैंक हंटर है। 2 महीने पहले मैंने उसे पर्सनली रीएवैल्यूएट किया था और उसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। फिर भी डोंगू यकीन नहीं करता। वो गुस्से से जवाब देता है, अगर जिनवू नहीं तो कातिल कोई और होगा, शायद वो अमीर लड़का लियो। गिनेल फिर पूछता है, अगर तुम्हें पता है कि जिनवू कातिल नहीं है तो तुम उसे टारगेट क्यों कर रहे हो? डोंगू की कोल्ड और ब्लंट रिप्लाई आती है, ये बस एक एक्सक्यूज है, एक एक्सक्यूज उसे मारने का। मगर इससे पहले कि ये बातचीत और आगे बढ़ पाती, डोंगू को अर्जेंट कॉल आ जाता है। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल जाता है। जिनवू की किस्मत अच्छी है अभी के लिए। सांग उसे जाता हुआ देखता है और सोचता है, कोई भी जिनवू की असली ताकत को नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि जिनवू जरूर रेड गेट से जिंदा बाहर आएगा। गेट के अंदर जिनवू ग्रुप बैठी हुई होती है, आग के चारों ओर, ठंड से बचने की कोशिश में। मगर उनकी शांति अचानक तबाह हो जाती है जब किमचा गुस्से से अंदर घुसता है। सब छुपा रहे थे। किमचा इन लोगों पर सामान छुपाने का इल्जाम लगाता है। वो चिल्लाता है कि उसकी टीम प्रॉपर इक्विपमेंट की कमी की वजह से मारी गई। गुस्से से अंधा होकर वो धमकी देता है, किसी ने ये सब छुपाया था। पार्क, क्या तूने इन कमजोरों को ज्वाइन किया क्योंकि तुझे पहले से पता था? पार्क चुप रहती है।
किमचा अब और ज्यादा गुस्से में उबलने लगता है। वो 3 तक गिनती गिनने लगता है। 3, 2, 1। मगर कोई भी कुछ बोलता नहीं है। तभी वो गुस्से में दहाड़ता है जिन्वू। और जैसे ही वो हमला करने के लिए बढ़ता है, जिन्वू अचानक से प्रकट होता है। किमचा के चेहरे पर सदमे की लकीरें उभर आती हैं, लेकिन वो कुछ करने से पहले ही जिन्वू उसे पूरी तरह दबा देता है। पूरी टीम शॉक में जिन्वू की तरफ देखती रह जाती है। जिन्वू उसे गहरी आवाज में डांटता है, तू अपनी पार्टी की हार के लिए दूसरों को क्यों ब्लेम कर रहा है? मगर तभी जिन्वू कुछ और महसूस करता है, कोई खतरा, कुछ और भी यहाँ है। उसकी नजर आसपास के इलाके पे घूमती है और फिर वो सीधा बोलता है, कौन छुपा हुआ है वहां? तुम्हारी ऑरा इतनी स्ट्रांग है कि अनदेखा नहीं किया जा सकता। बाहर आओ। तभी आइस एल्व सामने आ जाते हैं। उनका लीडर घृणा से बोलता है, तो इन इंसानों में से एक अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रांग निकला। मगर जिन्वू बिना हिचकिचाए फ्लुएंटली मैजिक बीस्ट्स की भाषा में जवाब देता है। सबके होश उड़ जाते हैं। जिन्वू सन्नाटे में डूब जाता है। मगर एल्व्स लीडर इस पर गुस्सा नहीं करता, वो तो जिन्वू की ब्रूटल डिस्प्ले देखकर खुश होता है। हा हा हा, तुम्हारी ताकत देखकर मजा आ गया। मगर जिन्वू बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं होता, वो तुरंत हमला कर देता है। एल्व्स लीडर आसानी से डिफेंड करता है। जिन्वू फौरन समझ जाता है ये ओपोनेंट हल्के में लेने लायक नहीं है। मगर तभी ऐसी लूप में फंस गया हो, मगर जिन्वू झुकने से इनकार कर देता है। लीडर उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें हमारा दुश्मन समझा जाएगा। वो ये भी याद दिलाता है कि हम तुम्हारी संख्या से कई गुना ज्यादा हैं। मगर जिन्वू बिल्कुल भी डरा नहीं। वो लीडर से सीधा सवाल करता है, तुझे इतना कॉन्फिडेंट होने की वजह क्या है? और इसी के साथ जिन्वू अपनी शैडो आर्मी समन कर देता है। बाकी सभी हैरान रह जाते हैं। ये क्या है? इतनी बड़ी आर्मी उसने कैसे बनाई? एल्व्स लीडर इन शैडोज को बेकार की चीज कहकर डिसमिस कर देता है, मगर जिन्वू उसकी बातों को इग्नोर करता है और लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है। लीडर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और दोनों तरफ की फोर्सेस एक क्रूर बैटल में कूद पड़ती हैं। जिन्वू के साथ मौजूद इंसान भागने की कोशिश करते हैं, मगर एल्व्स आर्चर्स उन्हें टारगेट करने लगते हैं। जिन्वू अपनी अविश्वसनीय स्पीड दिखाते हुए आर्चर्स को बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। मगर जितनी जल्दी फाइट बढ़ती है, जिन्वू को उतनी ही जल्दी लीडर की कॉन्फिडेंस की वजह समझ आने लगती है, ये एल्व्स मेरी उम्मीद से ज्यादा मजबूत हैं। उनके हमले इतने जबरदस्त हैं कि वो मेरी शैडो आर्मी को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि शैडोज टेक्निकली अमर हैं, मगर उन्हें रीजनरेट करने के लिए जिन्वू की माना खर्च होती है। शिट! जिन्वू रियलाइज करता है कि उसकी माना इन्फिनिट नहीं है। अगर ये फाइट लंबी चली तो उसकी माना खत्म हो सकती है, और उससे भी बुरा, ये लीडर मुझसे अनडिनाइबल तौर पे ज्यादा मजबूत है। लीडर अब सीधा जिन्वू पर हमला करता है। जिन्वू तुरंत स्थिति को एनालाइज करता है, भले ही आइग्रेस मेरे साथ है, लेकिन एल्व्स लीडर अब भी एक ओवरवेलमिंग अपोनेंट है। ऑड्स उसके खिलाफ थे। रेगुलर सोल्जर्स काफी नहीं होंगे। जिन्वू को अब एक और भी ज्यादा मजबूत फोर्स की जरूरत थी। लीडर अब अपना ऑफिशियल इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम बारका है। जिन्वू भी सिर हिलाते हुए जवाब देता है, जिन्वू। अब दोनों फाइटर्स पूरी ताकत से एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। बारका तुरंत डोमिनेंस दिखाना शुरू करता है, मगर वो एक पल के लिए स्टन्ड हो जाता है जब जिन्वू अपने अटैक के बीच में ही अपनी ब्लेड टेलीपोर्ट करके दूसरी हाथ में पकड़ लेता है। अब दोनों फाइटर्स के बीच तेजी से हमले और बचाव चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जिन्वू पीछे हटने लगता है। बारका इस लड़ाई को एंजॉय करता है। इतने सालों बाद कोई वर्दी ओपोनेंट मिला है, निश्चय करता है। इधर बारका अभी भी जिन्वू की मैजिक आर्मी से जूझ रहा है। इसी केओस का फायदा उठाकर किमचा अपना मूव करता है। मगर तू सोच भी नहीं सकता कि मैंने तुझे कब का देख लिया था। जिन्वू ने पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया था। वो तुरंत आइग्रिस को डेंस स्मोक स्क्रीन बनाने का आदेश देता है, और जैसे ही धुआं फैलता है, जिन्वू तेजी से निकलकर किमचा को एक झटके में खत्म कर देता है। किमचा को आखिरी वक्त में एहसास होता है ये जिन्वू का ट्रैप था, और फिर वो रिग्रेट से भरा हुआ मर जाता है। मगर अब जिन्वू अपना फाइनल मूव खेलता है, राइज। किमचा का शरीर एक दमकती हुई रोशनी में घिर जाता है। वो अब शैडो सोल्जर के रूप में फिर से जन्म लेता है। बारका अब भी जिन्वू की लोकेशन की तरफ चार्ज कर रहा था, मगर तभी किमचा का नया शैडो फॉर्म एक जोरदार चीख निकालता है। बरका पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। जिन्वू अब अपने नए सोल्जर का नाम रखता है आयरन। अब नया रेजरेक्टेड आयरन एक डरावनी चीख छोड़ता है। बरका तुरंत आयरन का बैटल स्ट्रेंथ एनालाइज करता है। एजिलिटी थोड़ी कमजोर है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी इंसेन है। दूसरी तरफ सॉन्ग दूर खड़ी है, ज्यादा डरावनी है। अब आयरन पूरी ताकत से बारका को रोकता है, मगर बारका अब फ्रस्ट्रेट हो रहा था। यह फाइट मजेदार है, लेकिन कुछ कमी लग रही है। वो सीधा जिन्वू को चैलेंज करता है, अगर लड़ना ही है तो तुम दोनों खुद आओ, जिन्वू और इग्रिस। जिन्वू बस स्मर्क करता है, ऑलराइट, अगर तू इतना चाहता है तो लेट्स गो। तीनों फाइटर्स अब बारका पर टूट पड़ते हैं, जिन्वू, इग्रिस और आयरन। बारका की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ पूरी तरह सामने आ जाती है। वो एक साथ तीनों के हमलों को काउंटर करता है, मगर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है, क्योंकि आयरन की लगातार गूंजती चीखें उसे अंदर तक झकझोर रही थी। और अब लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मुकाम पर पहुंच चुकी थी। बारका डिसाइड्स कि सबसे पहले आयरन को डील करना जरूरी है, मगर आयरन एक फॉर्मिडेबल टैंक साबित होता है। वो हर वार सहते हुए डटे रहता है। दूसरी तरफ बारका की कॉन्फिडेंस बढ़ती जाती है, क्योंकि वो आसानी से आइग्रिस के स्ट्राइक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन तभी जिन्वू अचानक एक सटीक स्टैब लैंड कर देता है। जिन्वू खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि बारका उस फेटल वुंड को भी अवॉइड कर लेता है, वो भी इतनी केओटिक फाइट के बीच। बारका तुरंत ब्रिसल करता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उसे अंडर एस्टिमेट करे, लेकिन जिन्वू इस बार उसकी तारीफ करता है। इतनी देर जिन्वू का ध्यान अचानक अपनी बाकी शैडो आर्मी की तरफ जाता है। उधर बारका को अचानक याद आता है उसकी खुद की आर्मी। वो पीछे मुड़कर देखता है, और वो जो नजारा देखता है वो पूरी तरह से हिला देने वाला होता है। जिन्वू की शैडो आर्मी ने उसकी पूरी क्लैन को मिट्टी में मिला दिया था, मगर इस भयावह दृश्य के बावजूद बारका फिर भी कॉन्फिडेंट रहता है।
अगर मैं जिन्वू को हरा दूं तो टाइड बदल सकती है, वो खुद को यही यकीन दिलाता है। तभी जिन्वू अचानक अपनी डैगर फेंकता है। बरका इसे देखकर हंसता है, हाँ हाँ मूर्ख, तूने अपना हथियार ही फेंक दिया। लेकिन बरका जिन्वू की असली चाल को अंडर एस्टिमेट कर देता है। जिन्वू पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपनी डैगर रिकॉल करता है। बरका मुश्किल से उसे ब्लॉक कर पाता है, लेकिन उसकी खुद की वेपन पूरी तरह टूट जाती है। जिन्वू फौरन इस मौके को भांप लेता है, आयरन उसे नियंत्रित करो। आयरन आगे बढ़ता है, बर जाती है। बरका की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जिन्वू घोषणा करता है, युद्ध समाप्त हुआ। मगर बारका अब भी डिफाइंट रहता है, हाँ ये खत्म नहीं हुआ जब तक मैं नहीं कहता। लेकिन उसकी डिफाइंस भी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि आयरन अचानक पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ता है। अब बारका बिल्कुल लाइफलेस जमीन पे गिर जाता है। युद्ध वास्तव में समाप्त हो चुका था। तभी धरती कांपने लगती है, सबको लगता है कुछ और आ रहा है। मगर नहीं, ये सिर्फ आयरन था होती है। लेकिन गेट से बाहर जाने से पहले जिन्हों एक फाइनल लुक लेता है बारका के लाइफलेस बॉडी पर। बाहर पोर्टल के पास सैंग बोलता है, हमें लौटना होगा। 1 हफ्ता हो चुका है, अंदर किसी के बचने के चांसेस बहुत कम है। मगर बैक मना कर देता है, मैं अपने गिल्ड मेंबर्स को छोड़कर नहीं जा सकता। तभी दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पोर्टल अचानक खुलने लगता है। बैक कॉन्फिडेंटली बोलता है, किमचा आ रहा है, मैं जानता था कि वो जरूर बचेगा। लेकिन जो बाहर निकलता है वो किमचा नहीं था, बल्कि जिन्वू था। सैंग की कॉन्फिडेंस सही साबित होती है, जिन्वू इस लड़ाई का एब्सोल्यूट विक्टर बन चुका था। पोर्टल बंद हो जाता है और अब बैक के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, किमचा का क्या हुआ। जब उसे पता चलता है कि सिर्फ एक पूछ सवाल करने के बजाय मुझे थैंक्स कहना चाहिए, बेक एक पल के लिए कूल डाउन होता है। उसे समझ आता है कि जिन्वू सही कह रहा है। वो अपोलोजाइज करता है अपने पहले के एटीट्यूड के लिए। फिर सिचुएशन डिफ्यूज होते ही जिन्वू सॉन्ग को उसके घर छोड़ देता है। जिन्वू के जाते ही बेक पार्क से पूछता है, जिन्वू ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गुस्से में है। पार्क समझती है बॉस को हराने के बाद वो बदल गया, एग्जॉस्शन की वजह से शायद। वैसे जिन्वू आमतौर पे एक बहुत अच्छा इंसान है। बेक अब जिन्वू में और भी इंटरेस्टेड हो जाता है। वो सीधा सैंग को इंस्ट्रक्शंस देता है, जो भी करना पड़े जिन्वू को हमारी गिल्ड में लाने के लिए कर दो। जिन्वू सॉन्ग को उसके घर छोड़ने जाता है। सॉन्ग उसे देख मुस्कुराती है, सब कुछ के लिए धन्यवाद जिन्वू, मैं वाकई यही महसूस करती हूँ। जिन्वू बस हल्की मुस्कान देता है और सिर हिलाता है। जैसे ही वो मुड़ता है, वो पूरे ऑर्डियल को याद करता है। इतना सब कुछ हुआ और गेट के अंदर मुश्किल से 1 दिन ही बीता। वो महसूस करता है कि इस मॉर्टल सोल्जर बनाने की कोशिश की थी। 3 बार कोशिश करने के बावजूद वो उसे शैडो में नहीं बदल पाया। वो गहरी सांस लेता है, कम से कम मुझे आयरन तो मिला। पर वो इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये तीसरी बार था जब मुझे इंसानों की जान लेनी पड़ी। एक पल के लिए वो शांति से आसमान की ओर देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। अगले दिन जिन्वू लियो से मिलता है, लेकिन जैसे ही लियो उसे देखता है वो पूरी तरह शॉक में पड़ जाता है। भाई ये क्या पहन लिया तूने। जिन्वू लियो के भड़कीला और दिखावटी पोशाक को घूर कर देखता है। मिशन पर जा रहे हैं या रैंप वॉक करने। लियो हंस पड़ता है, स्टाइल भी जरूरी है ब्रो। जिन्वू सिर्फ सिर हिलाता है, पहले हमें एक और बंदे को उठाना है। लियो हैरान होता है, किसे। फिर जैसे ही वो देखते हैं वो शख्स और कोई नहीं, सॉन्ग थी। लियो पूरी तरह से स्टंट रह जाता है। व्हाट, ये जिन्वू, तू इसे क्यों साथ ले जा रहा है। पर उसकी असली चिंता कुछ और होती है। जिन्वू और सॉन्ग काफी कैजुअल और इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। तभी जिन्वू कैजुअली पूछता है, कल रात ठीक से सो पाई। लियो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या ये सोच भी रहा है कि सॉन्ग अंडरएज है। वो तुरंत बीच में टोकता है, भाई तू समझ रहा है ना कि ये। जिन्वू उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। लियो की गलतफहमी और भी बढ़ जाती है। वो मनी मन सोचता है, ये जिन्वू बंदा, इसका इंटेंशन क्या है। तो भाई कुछ देर बाद लियो हैरानी से देखता है जिन्वू के सोल्जर्स एक ग्रुप ऑफ पावरफुल बीस्ट्स को बेरहमी से नेस्तनाबूद कर देते हैं। लियो तो बस ये सोचकर हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये कहां से आ गए। जिन्वू को याद आता है कि लियो ने अभी तक इन्हें नहीं देखा था, तो वो हंसते हुए बोलता है, रिलैक्स, ये मेरी बैडएस स्किल्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन लियो के लिए तो ये सब किसी और ही दुनिया की चीज लगती है। भाई ये लेवल की मॉन्स्टर्स पावर भी पॉसिबल है क्या। बैटल खत्म होते ही जिन्वू अपनी आर्मी को एरिया में क्रिस्टल्स माइन करने का ऑर्डर देता है। लियो जो खुद को इन सबके सामने छोटा महसूस कर रहा होता है, दुखी होकर जिन्वू से रिक्वेस्ट करता है, भाई कम से कम मुझे मैजिक जैम्स तो कलेक्ट करने दो। जिन्वू कोई सेल्फिश इंसान नहीं है। वो कुछ बोलता है इससे पहले ही उसकी आर्मी का एक सोल्जर मुस्कुराकर बोलता है, रिलैक्स, हम शेयर कर लेंगे। दूसरी तरफ एक आदमी तबाही मच चुके एक डिस्ट्रॉयड शिप के मलबे के बीच खड़ा है। एक डरा सहमा सोल्जर अपने जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन वो आदमी बड़ी शांत आवाज में बोलता है, रिलैक्स, चिल मार भाई। लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों की लैंग्वेज मैच नहीं होती। तो भाई आदमी थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश में बोलता है, मैं ह्यूमन हूं, मुझे बस घर जाना है। उधर जिन्वू और लियो अपना 19th शिपव्रेक वाले मिस्टीरियस मैन को अब पकड़ लिया गया था और इन्वेस्टिगेटर्स उसकी ओरिजिन्स डिस्कस कर रहे थे। वो आदमी क्लेम कर रहा था कि वो एक फॉरेन हंटर है जो 10 साल पहले एक गेट के अंदर फंस गया था और हाल ही में एक एग्जिट मिली जो उसे अमेरिका के एक गेट में ले आई। लेकिन भाई इन्वेस्टिगेटर्स को शक है कहीं ये कोई ह्यूमनॉइड मैजिक बीस्ट तो नहीं। सत्यापित करने के लिए वो एक एस रैंक हंटर को बुलाते हैं और भाई वो हंटर कोई और नहीं, डोंगू है। अब सब डोंगू का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है, उस आदमी का नाम है इल्हुआन सू। दूसरी ओर जिन्वू अपनी सिस्टर जीना को बताता है कि वो 1 हफ्ते के लिए ट्रैवल कर रहा है। जीना जो उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती, हंसकर पूछती है, तो किसके साथ जा रहे हो। जिन्वू को यह सवाल इरिटेट कर देता है और वो सीधे बोलता है, एक दोस्त के साथ, और बिना ज्यादा कुछ कहे वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद जिन्वू डीमन कैसल के एंट्रेंस पे खड़ा होता है। उसके दिमाग में वो पुरानी यादें घूम रही होती हैं। याद है जब पहली बार मैं यहाँ बैरली जिंदा बचा था, लेकिन अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका था।
सर्बरस जो पहले सिर्फ लेवल 20 का था, अब जिन्वू का लेवल 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। अब जिन्वू को पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बार ये चैलेंज कुछ अलग होगा। वो अपने सिस्टम की से गेट को अनलॉक करता है और डीमन कैसल के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही वो मिशन ऑब्जेक्टिव्स रिव्यू करता है, उसे पता चलता है कि उसे डीमन सोल्स कलेक्ट करने हैं। लेकिन फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब उसे दिखता है कि सिस्टम उससे पूरे 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट करने की डिमांड कर रहा है। भाई इतने तो पूरे डेंगुअन में होंगे भी या नहीं, लेकिन भले ही ये टास्क कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिन्वू के लिए असली टारगेट कुछ और था। एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करना, ताकि वो अपनी मां को बचा सके। चाहे जितने भी डीमंस रास्ते में आए, ये क्वेस्ट तो मैं पूरी करके ही रहूंगा। दूसरी तरफ लियो अपने डैड हान से अपने गिल्ड को टेक ओवर करने की बात कर रहा होता है। लियो जानता था कि उसका बड़ा भाई भी इस पोजीशन के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो अपने भाई की स्ट्रेटेजी से सहमत नहीं था। वो अपने डैड से बोलता है, गिल्ड को चलाने के लिए किसी बाहरी इंसान को लाना बहुत बड़ा रिस्क होगा। हान की नजरों में असली मुद्दा कुछ और था। वो सीधे जिन्वू पर अटैक करते हुए बोलता है, तू जिन्वू के साथ क्यों घूमता फिरता रहता है? हन गिनाने लगता है कि जिन्वू 3 बड़े कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स में मौजूद था। डबल डेंगुन इंसिडेंट, वो रेड जिसमें हंग की पूरी टीम वाइप्ड आउट हो गई थी, और सर्विलांस टीम हंटर इंसिडेंट जिसमें कुछ कैदियों को मार दिया गया था, लेकिन फिर भी जिन्वू किसी तरह हर बार जिंदा बच निकला। हन आगे जोड़ता है, सिर्फ इतना ही नहीं, जिन्वू ने तुझे पूरे 19 रेड्स क्लियर करने में भी मदद की, जिससे तुझे गिल्ड मास्टर लाइसेंस मिला, और उसने रेड गेट इंसिडेंट में सर्वाइवर्स को भी सेफ्टी तक पहुंचाया। अब हान सीधे लियो पे इल्जाम लगाता है, तू अपनी एडवांटेज के लिए जिन्वू का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन लियो अपने पॉइंट पे टिका रहता है, मेरे तरीके परफेक्ट हो सकते हैं या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि गिल्ड के लिए क्या सही है। पर लियो को एकदम झटका तब लगता है जब हान अचानक उसकी लीडरशिप क्वेस्ट को अप्रूव कर देता है। ठीक है, तू गिल्ड का लीडर बनने की कोशिश कर सकता है, लेकिन एक शर्त है। हन फिर अपने असली प्लान का खुलासा करता है, मुझे जिन्वू चाहिए। हन बताता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड रेड गेट इंसिडेंट के बाद से जिन्वू को अपने गिल्ड में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनमें जिन्वू का जबरदस्त पोटेंशियल देखने की काबिलियत है। अगर तू वाकई इस गिल्ड का लीडर बनना चाहता है तो जिन्वू की लॉयल्टी सिक्योर करके दिखा। लियो हान की इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और कसम खाता है कि वो इसे पूरा करके रहेगा। डीमन कैसल में जिन्वू का अगला बड़ा सरप्राइज सामने आता है। भले ही उसने अनगिनत डीमंस को हरा दिया था, लेकिन वो उनके शैडो को अपनी आर्मी में ऐड नहीं कर पा रहा था। ये क्या चक्कर है, मैंने इतने सारे डीमंस गिराए लेकिन कोई भी शैडो एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा? लेकिन इससे पहले कि वो इस पर और सोच पाता, उसे सिस्टम से एंट्री परमिट मिलता है। अगले फ्लोर का गेट खुल जाता है और एक चमकती हुई रोशनी उसे आगे का रास्ता दिखाती है। जिन्वू पूरे एरिया को देखकर हैरान रह जाता है। ये तो एक पूरा शहर है जो एक ही बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। भाई यहाँ पैदल चलना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर जिन्वू सीधे अपने बीस्ट सोल्जर लीडर बेयर को समन करता है। और भाई जैसे ही बेयर एंट्री मारता है, वो बिना किसी रोक टोक के अपने रास्ते में आने वाले डीमंस को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। जिन्वू बेयर की ताकत से इतना इंप्रेस होता है कि वो उसका नाम टैंक रख देता है। दूसरी तरफ हेन की स्टोरी लाइन भी आगे बढ़ रही थी। कुछ लड़कियों का ग्रुप उसे देखकर इंप्रेस हो रहा था, वाओ कितनी कूल हंटर है। लेकिन हेन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे वो पुरानी बातचीत याद आ रही थी जो उसने मिस्टर चॉय के साथ की थी। मिस्टर चॉय ने फ्लाइंग एंट्स के रिपोर्ट्स को सीक्रेट रखने का डिसीजन लिया था, लेकिन हेन इससे सहमत नहीं थी। हमें ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर देनी चाहिए। मिस्टर चॉय उसे समझाने की कोशिश करता है, अगर हम ये न्यूज़ बाहर निकाल देंगे तो पूरे देश में पैनिक फैल जाएगा। इसके बजाय हमें अपने गिल्ड को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करना चाहिए। आखिर हम पहले ही सबसे बड़ा डोमेस्टिक गिल्ड हैं। डेंगन के अंदर वो और भी ज्यादा डीमन साफ कर चुका था। जब पहली बार उसे इस डेंगन की मिली थी, तो उसे लगा था कि ये एस रैंक डेंगन हो सकता है। लेकिन अभी तक जितने भी डीमन से वो टकराया था, वो हाई बी रैंक लेवल के ही थे। हालांकि दिक्कत ये थी कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और ये हर फेज के साथ और ताकतवर होते जा रहे थे। लेकिन जिन्वू ने सिर्फ उन डीमंस को मारने पर फोकस किया जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी थे, जिससे उसकी प्रोग्रेस काफी स्टेडी बनी रही। अपने अनुभव के आधार पर जिन्वू को यह भी अंदाजा हुआ कि ये कैसल भी 100 फ्लोर्स का होगा, बिल्कुल टावर ऑफ ट्रायल्स की तरह। तो अब सवाल ये था, जब मैं टॉप तक पहुंचूंगा तब मैं कितना ताकतवर हो जाऊंगा। फिर जैसे ही वो 4000 सोल्स कलेक्ट करता है, वो खुद को याद दिलाता है कि अपनी सप्लाईज को सही से ट्रैक करना बहुत जरूरी है। उसे जीना से क्या, अपना एक हफ्ते में वापस आने का वादा भी याद आता है, और अब ये रेस अगेंस्ट टाइम बन चुकी थी। कुछ समय बाद जिन्वू 10,000 सोल्स कलेक्ट कर लेता है, जो उसकी क्वेस्ट का मेन रिक्वायरमेंट था। लेकिन भाई जर्नी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, वो एक ग्रुप ऑफ पावरफुल मॉन्स्टर्स से टकरा जाता है। उनके लीडर का नाम लॉल टेक्स्ट में चमक रहा था, वल्कन लोअर फ्लोर्स का क्लास बॉस डीमन। उधर दूसरी तरफ सैंग अभी भी जिन्वू को ढूंढ रहा था। वो जीना से पूछता है, लेकिन उसे जवाब मिलता है कि भाई ट्रिप पर गया है। लेकिन सैंग मानने को तैयार नहीं था। कोई रिकॉर्ड नहीं कि उसने कोई रेड की हो, नहीं वो किसी और देश गया। आखिरी लोकेशन जो एसोसिएशन के पास थी, वो तो शहर के बीचों बीच थी। अब एसोसिएशन के पास बस कयास लगाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि जिन्वू गया कहाँ है। डेंगुआन के अंदर जिन्वू अपनी आर्मी को बाकी डीमंस को खत्म करने का ऑर्डर देता है और खुद वल्कन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जिन्वू की आर्मी बिना देर किए दुश्मनों का सफाया करने में जुट जाती है। अब क्योंकि उसने अपने इंटेलेक्ट पॉइंट्स बढ़ा लिए थे, तो वो ज्यादा बड़ी आर्मी समन कर सकता था और उन्हें बेहतर मेंटेन कर सकता था। साथ ही उसकी मैजिकल पावर में इजाफा हो चुका था, जिससे बैटल भी और स्मूथ हो गई थी। अब जिन्वू का पूरा फोकस वल्कन पर था। वो सोच रहा था ये जायंट बीस्ट उठेगा भी या यूं ही पड़ा रहेगा। पर भाई अगले ही सेकंड वल्कन एकदम बिजली की तेजी से मूव करता है और जिन्वू पर अटैक करता है। जिन्वू भी उतनी ही तेजी से रिएक्ट करता है। वो हमले को डॉज करता है और एक घातक पंच मारता है, जिससे वल्कन सीधा हवा में उड़ जाता है।
भाई ये क्या था? जिन्वू खुद ही शॉक में था। बस एक पंच से इतना तगड़ा डीमन उड़ गया। वो सोचने लगता है क्या मैंने गलती से अपनी पावर को और ज्यादा लेवल अप कर लिया। लेकिन वल्कन अभी खत्म नहीं हुआ था। वो एक जबरदस्त गरज निकालता है जिससे ये साफ हो जाता है कि अब वो अपना फाइनल फॉर्म में जाने वाला था। जिन्वू को तुरंत सर्बरस से हुई अपनी पिछली फाइट याद आ जाती है। अब वल्कन आश्चर्यजनक स्पीड से चार्ज करता है। जिन्वू को आयरन का नाम लेना ही पड़ता है और आयरन तुरंत उसे एक शील्ड देता है जिससे जिन्वू अटैक ब्लॉक कर पाता है। पर दिक्कत यह थी कि वल्कन बिना रुके पंच पर पंच बरसाए जा रहा था। जिन्वू हैरान था कि इतना बड़ा मॉन्स्टर इतनी तेजी से कैसे मूव कर सकता है। फिर भी जैसे ही उसे एक मौका मिलता है वो पीछे की तरफ मूव करता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वल्कन उसकी हर मूवमेंट को पहले ही भांप सकता है। ये तो पूरा जानवर है। जिन्वू के दिमाग में बस यही चल रहा था। उसे सिर्फ एक जगह कमजोर दिखती है, वल्कन का छोटा सा सिर। अब जिन्वू फॉर्मूला निकालता है, एक रणनीति बनाता है बीस्ट की स्पीड को लिमिट करने के लिए। फिर उसे दूर एक बिल्डिंग दिखती है, बस यही चाहिए। वो तेजी से दौड़ता है और जैसे ही वल्कन उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो बिल्डिंग में घुस जाता है। वल्कन इतनी तेजी से पीछे दौड़ रहा होता है कि वो सीधा बिल्डिंग से टकरा जाता है और कुछ देर के लिए इमोबिलाइज हो जाता है। अब यही मौका था, जिन्वू तुरंत अपनी वेपन समन करता है। एक ही वार में वल्कन की गर्दन काट देता है। लोअर फ्लोर्स का लॉर्ड खत्म। जिन्वू गेट्स और मैजिक बीस्ट्स के बारे में कुछ भी पता है। डोंगू गुस्से में उबल पड़ता है, अब ये बकवास क्या है? लेकिन इल्वान धीरे से हंसता है और बोलता है डंजन्स गेट्स और बीस्ट्स ये सब तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। एक पावर जाग चुकी है जो अल्टीमेट कैटास्ट्रोफी ला सकती है। डोंगू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। भाई ये कह क्या रहा है? इल्वान का चेहरा सख्त पड़ जाता है। वो गहरी सांस लेता है और बोलता है, मैं अब और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी एक ही मंशा है, इस तबाही को रोकना। डोंगू अब पूरी तरह से खींच चुका था। उसे ये सब बकवास लग रहा था। वो गुस्से में बोलता है, दुनिया में लाखों हंटर्स हैं, अगर हम सब मिलकर ताकत लगाएं तो कोई भी खतरा झेल सकते हैं। लेकिन इल्वान की आंखों में अजीब सा डर था। वो सिर हिलाकर बोलता है, नंबर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आ रहा है वो इन सब हंटर्स को ही निगल जाएगा और फिर उन्हीं को इंसानियत के खिलाफ हथियार बना दिया जाएगा। डोंगू जो पहले से ही चिढ़ा हुआ था अब इस पूरी बात को बेतुका समझ रहा था। लेकिन फिर उसकी नजर इल्हुआन के अतीत पर गई। तू बोलता है कि तू एक मैजिक बीस्ट है, लेकिन तेरी वाइफ और बच्चे भी थे, डोंगू ने तंज कसते हुए कहा। इल्हुआन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने गहरी आवाज में जवाब दिया, जिन्वू। डोंगू को पहले तो ये नाम सुनकर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर उसके होंठों पर एक ठंडी बेदिल हंसी आ गई। वो तिरस्कार भरे अंदाज में बोलता है, तेरा बेटा मर चुका है। इल्हवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में खून खौल रहा था। डोंगू आगे जोड़ता है, अगर तुझे उसके बारे में और कुछ जानना है तो उससे खुद जाकर पूछ लेना, जब तू आफ्टर लाइफ में उससे मिलेगा। डोंगू ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक भारी प्रेशर क्रिएट किया, मानो वो किसी भी पल इल्हवान को खत्म कर सकता था। लेकिन इल्हवान के चेहरे का अंधकार और गहराता गया। उसकी आंखें अब खून खराबे के इरादे से चमक रही थीं। डेंगोन में जिन्वू की शैडो आर्मी एक और डीमन ग्रुप को बेरहमी से खत्म कर रही थी। जिन्वू उनके लीडर को पहचानते हुए बोलता है, तुम्हें भी अब तो समझ में आ गया होगा कि मेरी शैडो आर्मी कितनी खतरनाक है। वो देख सकता था कि डीमंस भी डर महसूस कर सकते हैं। लीडर की आंखों में साफ दिख रहा था डर, कंपकंपी। और फिर एक पल में जिन्वू ने उसकी गर्दन साफ काट दी। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने मेटिस द गाइडर ऑफ सोल्स को हरा दिया है। आपका लेवल बढ़ गया है। बाहर शहर का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह पड़ा था। एक इन्वेस्टिगेटर मलबे पे खड़ा सोच रहा था, एस रैंक हंटर्स की फाइट्स इतनी खतरनाक होती हैं कि पूरा लैंडस्केप बदल सकता है। लेकिन उसने राहत की सांस ली। शुक्र है ये लड़ाई सिर्फ इसी एरिया तक सीमित रही। तबाही इतनी जबरदस्त थी कि ऐसा लग रहा था जैसे एक ही झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया हो। फिर उसने कुछ गौर किया, डोंगू की हार इतनी जल्दी हुई थी कि डैमेज और ज्यादा फैलने का मौका ही नहीं मिला। डेंगोन के अंदर जिन्वू के पास अब खाने का स्टॉक खत्म हो गया था। उसने एक लंबी सांस ली और सोचा, अब यहीं तक का सफर। फिलहाल लेवल 75, सिर्फ 25 और लेवल्स बाकी थे, लेकिन सफर अभी लंबा था। हालांकि जो कुछ भी मिला था वो वाकई काबिले गौर था। एक स्केलेटन से उसे एक नेकलेस मिला और लेवल 50 के बीस्ट से उसे एक ईयरिंग हासिल हुआ। दोनों आइटम अपने आप में पावरफुल थे, लेकिन साथ में पहनने पर ये एक सेट बोनस देते थे, सभी स्टैट्स में +5। जिन्होंने गौर किया कि इस सेट में एक स्लॉट अभी भी खाली था, मतलब एक और बॉस लेवल बीस्ट बाकी है। इसके अलावा उसे एक और आइटम मिला, द स्फेयर ऑफ एवरीशियस। ये आइटम मुझे डायरेक्ट फायदा नहीं देगा, लेकिन मेरे मैजिक सोल्जर्स की फायर पावर डबल कर देगा। यानी कि जिन्वू की आर्मी अब और भी ज्यादा विनाशकारी बन जाएगी। अब सबसे बड़ा रिवॉर्ड, एक कर्सेड रैंडम लूट बॉक्स। जिन्वू ने इस बॉक्स को घूरा। अगर मैंने इसे अभी नहीं खोला तो शायद फिर कभी मौका ना मिले। उसने बॉक्स खोला और अंदर से निकला दूसरा की। जिन्वू के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन इसके साथ कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये कब और कहां इस्तेमाल करनी है। लेकिन यह सवाल जिन्वू के लिए फिलहाल उतना जरूरी नहीं था, क्योंकि अभी उसका असली मिशन अधूरा था, एलिक्सर ऑफ लाइफ। उसने अब तक इसके दो जरूरी इंग्रेडिएंट्स हासिल कर लिए थे। वर्ल्ड फ्रैगमेंट वल्कन से हासिल किया गया और स्प्रिंग वाटर एको फॉरेस्ट में मेनेस को हराने के बाद मिला। लेकिन तीसरा और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट अभी बाकी था, और बिना उसके उसकी मरती हुई मां को बचाना नामुमकिन था। जिन्वू ने अपनी मुट्ठी भींची और खुद से वादा किया, अगली बार जब मैं इस डेंगोन में लौटूंगा मैं इस मिशन को पूरा करके ही दम लूंगा। तो भाई जिन्वू इंस्टेंस डंजन से बाहर निकलता है और अपनी प्रोग्रेस पे गौर करता है। वो समझ जाता है कि अब उसे सिर्फ प्यूरिफाइड डीमन किंग्स ब्लड की जरूरत है। ये जानते हुए कि ये कितना क्रूशल है, वो खुद को पूरी तरह से तैयार करने का फैसला करता है, ताकि जब वो इसे हासिल करने की कोशिश करे तो कोई दिक्कत ना हो।
अपनी स्टैट्स चेक करने के दौरान जिन्वू को उसकी लेवल में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखता है, लेकिन फिर भी ई रैंक हंटर का लेबल उसे जकड़े हुए है। मतलब साफ है, भले ही वो खुद को और ज्यादा पावर अप कर सकता है, लेकिन ई रैंक स्टेटस की वजह से हाई लेवल रेड मिशंस में हिस्सा नहीं ले सकता। जिन्वू अब समझ जाता है कि फसाड गिराने और अपनी असली ताकत दिखाने का यही सही समय है। अब वो अपनी रैंक रीअसेसमेंट करवाएगा। अगले दिन जिन्वू सीधा असेसमेंट सेंटर पहुंच जाता है, लेकिन मजे की बात यह होती है कि उसी समय केलसांग का वफादार साइडकिक भी वहां मौजूद होता है, पोटेंशियल रिक्रूट्स की स्काउटिंग करते हुए। काइटल हंटर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उनकी रैंक्स गेस करते हुए, और तभी उसकी नजर जिन्वू पर पड़ती है। उसे 1 सेकंड में पहचान जाते ही वो फौरन केल को फोन घुमा देता है और इन्फॉर्म करता है कि जिन्वू अपनी रैंक रीअसेसमेंट के लिए आया है। केल को जैसे ही ये खबर मिलती है, बेक तक बात पहुंच जाती है, और भाई साहब बेक तो सब कुछ छोड़ छाड़कर सीधा असेसमेंट सेंटर के लिए दौड़ लगा देता है। इसी दौरान जिन्वू पेशेंटली अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो पास में बैठे 2 हंटर्स की बातचीत सुनता है। उनमें से एक, जो विजिबली नर्वस दिख रहा होता है, दूसरे को अपनी टेंशन बता रहा होता है। वो घबराया हुआ आदमी बोलता है, भाई अगर मैं ये टेस्ट पास नहीं करता तो मेरी बीवी और बेटी मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मुझे हंटर बनकर पैसे कमाने ही होंगे। दूसरा बंदा उसे समझाने की कोशिश करता है, रिलैक्स ब्रो, टेस्ट बहुत सिंपल है। बस तेरा रैंक ई से ऊपर होना चाहिए तो रिक्रूटर्स खुद आकर तुझे ऑफर देंगे। जिन्वू ये सुनकर इंटरनली साई करता है और सोचता है, ई रैंक हंटर्स के लिए ये हमेशा से रियलिटी रही है। स्ट्रगल, सर्वाइवल और सोसाइटी का प्रेशर, सब कुछ एक साइकिल में बंधा हुआ। कुछ देर बाद जिन्वू की बारी आ जाती है। एग्जामिनर जो टेस्ट कंडक्ट कर रही होती है, जिन्वू की फाइल चेक करती है और बोलती है, ओह, आप यहाँ रीअसेसमेंट के लिए हैं, तो आपको प्रोसेस पता ही होगा। बस अपना हाथ इस ब्लैक क्रिस्टल पे रखिए और वेट करिए। जिन्वू चुपचाप क्रिस्टल पे हाथ रख देता है, लेकिन फिर मशीन एकदम से ग्लिच करने लगती है। एग्जामिनर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, क्या सिस्टम एरर? जिन्वू फिर से क्रिस्टल पे हाथ रखता है, लेकिन फिर से वही एरर। एग्जामिनर मशीन को बार बार रीसेट करती है, लेकिन रिजल्ट हर बार वही। अब उसके सुपीरियर को बुलाया जाता है। वो आते ही सिचुएशन समझने की कोशिश करता है और एग्जामिनर से पूछता है, कोई दिक्कत है? एग्जामिनर टेंशन में बोलती है, सर मशीन बार बार एरर दिखा रही है, लगता है मैल फंक्शन हो गई है। सुपीरियर अपने हाथ से खुद प्रोसेस ट्राई करता है, लेकिन फिर से वही एरर। अब उसे समझ आ जाता है कि दिक्कत मशीन में नहीं, जिन्वू की मैजिकल पावर में है। वो धीरे से एग्जामिनर को समझाता है, ये मशीन खराब नहीं हुई, ये बस जिन्वू की पावर को मेजर ही नहीं कर पा रही। अब एग्जामिनर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे फाइनली समझ आता है कि क्या हो रहा है। जिन्वू अब इस देश का 10वां एस रैंक हंटर बन चुका है। बाहर मिस्टर चॉय इवैल्यूएशन सेंटर के बाहर जिनेल के पास आता है और उससे विंग्ड एंट्स इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है। जिनेल रिपोर्ट देता है, इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट ने ऑटोप्सी की है और इस सैंपल को पास्ट केसेस से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ सॉलिड कंक्लूजन्स तक पहुंचने में टाइम लगेगा। मिस्टर चॉय सिर हिलाते हुए बोलता है, ठीक है, इसे जारी रखो। फिर अचानक वो एक और टॉपिक छेड़ता है। रेड गेट इंसिडेंट के बारे में सुना। जिनेल क्यूरियस हो जाता है और चॉय आगे एक्सप्लेन करता है, व्हाइट टाइगर गिल्ड ने रेड में एक नॉन मेंबर को शामिल किया था और यहां तक कि उसने रेड बॉस को भी अकेले मार दिया। अब तो भाई जिनेल और भी अलर्ट हो जाता है और पूछता है, वो कौन था? जिनेल सिर हिलाते हुए जवाब देता है, पता नहीं, मैं उस रेड में मौजूद था, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। जिन्वू का फेल्ड रैंक रीअसेसमेंट पूरे बिल्डिंग में हड़कंप मचा देता है। हर कोई अब इसी बारे में बात कर रहा है, मशीन ने जिन्वू की पावर को मेजर क्यों नहीं किया। एग्जामिनर अब तक थोड़ी घबराई हुई जिन्वू को इन्फॉर्म करती है, आपको 3 दिन बाद वापस आना होगा। इस बार हम स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड मशीन आपकी पावर को हैंडल नहीं कर सकती। दूर से ये सब देख रहा किचल अब पूरी तरह कंफर्म कर लेता है, जिन्वू वाकई उतना ही स्ट्रांग है जितना मैंने सोचा था। ये उसे एक अपॉर्चुनिटी लगती है और वो फौरन उसे अप्रोच करने की सोचता है, लेकिन तभी मिस्टर चॉय इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। अल्टीमेट हंटर को इग्नोर कर दिया गया था, सीधा पब्लिक में। मिस्टर चॉय स्टन्ड रह जाता है और तुरंत जिनेल की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुमने मुझे प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं किया? जिनेल एक ठंडी सांस छोड़ता है और कामली जवाब देता है, मैंने पूरी तरह से इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जिन्वू को कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे पहले कि कोई आगे प्रतिक्रिया कर सके, जिन्वू कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका होता है। पूरा असेसमेंट सेंटर अब सोच में पड़ जाता है, क्या ये किसी असैसिन की एबिलिटी थी? कुछ ही मिनट बाद बेक, जो पूरे रास्ते भागता हुआ आया था, असेसमेंट सेंटर के एंट्रेंस पे पैंटिंग करता खड़ा होता है। मिस्टर चॉय उसे देखते ही फौरन सारी चीजें कनेक्ट कर लेता है। तो जिन्वू ही वो हंटर है जिसने रेड गेट अकेले क्लियर किया। अब उसकी थ्योरी पूरी तरह सॉलिडिफाई हो चुकी थी। जिन्वू वाकई में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। मिस्टर चॉय अब अपने कंक्लूजन पर सेटल होकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है, ये सोचते हुए कि फिलहाल उसे और आगे पुश करने की जरूरत नहीं है। बेक वहीं शॉक में खड़ा रह जाता है, ये रियलाइज करते हुए कि अब तो मिस्टर चॉय को भी पता चल गया। उसका मन एकदम डूब जाता है, क्योंकि वो जानता था कि मिस्टर चॉय शायद आखिरी इंसान था जिसे ये सब पता लगना चाहिए था। उस रात बाद में जिनेल उसका इंतजार कर रहा होता है। जिन्वू उसे देखता है और बस हल्के से सिर हिलाता है, लेकिन उससे पहले कि वो आगे बढ़े, जिनेल खुद ही एक कन्फेशन कर देता है। जिन्वू, तुमने मेरी परसेप्शन ही बदल दी है। जिन्वू एक हल्की आईब्राउ रेज करता है, जैसे पूछ रहा हो कैसे। जिनेल एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, मैं सर्वेलेंस डिवीजन में हूँ। हमारा काम है हंटर्स पर नजर रखना और जो भी कानून तोड़े उसे जस्टिस के कटघरे में लाना। हमेशा से मुझे अपनी जजमेंट पे भरोसा था, लेकिन तुमने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी। जिन्नू बस उसकी बात सुनता रहता है, फिर सीधा सवाल करता है, तो क्या तुम मेरी भी सर्वेलेंस कर रहे हो? जिनल मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं, हम सिर्फ क्रिमिनल्स को मॉनिटर करते हैं, लेकिन एस रैंक हंटर्स, उनके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते।
जिनवू सिर हिलाता है जैसे कि ये बात उसे पहले से पता थी और आगे बढ़ने ही वाला था कि जिनेल उसे रोकता है। रुको, कोई तुमसे मिलना चाहता है। कुछ सेकंड बाद हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन गानी एंट्री लेते हैं। उनके चेहरे पर एक काम बट अथॉरिटेटिव स्माइल होती है। जिनवू, फाइनली हमें मिलने का मौका मिल ही गया। जिनवू एकदम न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ उनकी तरफ देखता है। गनी हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, सबसे पहले ऑफिशियली तुम्हें एस रैंक हंटर बनने की बधाई। जिनवू थोड़ा कंफ्यूज होता है, बट रीअसेसमेंट तो अभी हुआ भी नहीं। गानी हल्का हंसते हुए एक्सप्लेन करते हैं, भले ही रीअसेसमेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन जैसे ही मशीन ने तुम्हारी पावर मेजर करने से मना कर दिया, तुम्हारा एस रैंक स्टेटस वही कंफर्म हो गया था। जिनवू अपनी जेब में हाथ डालते हुए धीरे से पूछता है, तो फिर रीअसेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? गनी एक नोइंग स्माइल के साथ जवाब देते हैं, इससे हमें समय मिला तुम्हें सबसे पहले कांटेक्ट करने का। जिनवू अब थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लगता है। गनी अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। हंटर्स एसोसिएशन हजारों हंटर्स को मैनेज करता है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही एलीट होते हैं। वो थोड़ा रुकते हैं, फिर बोलते हैं, मोस्ट एलीट हंटर्स या तो बड़े गिल्ड्स में चले जाते हैं या फेम और पैसा कमाने के लिए अपना रास्ता चुनते हैं। जिनवू अब थोड़ा फॉरवर्ड लीन करता है और गनी की मुस्कान और गहरी हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि तुम क्या चुनोगे? जिनवू की रैंक रीअसेसमेंट का धमाका अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक और बड़ा ऑफर उसके सामने आ गया। गनी अब एक और बात सामने रखता है। जिनेल, जो हमारे सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट्स में से एक है, वो भी सिर्फ ए रैंक तक ही पहुंच पाया से, और यही वजह है कि एसोसिएशन को एक और ज्यादा पावरफुल फिगर की जरूरत है। फिर वो जिनवू को एक प्रेस्टिजियस पोजीशन ऑफर करता है और समझाता है कि असली पावर अब सरकार के हाथों में नहीं है, अब हंटर्स ही असली बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। और इस पावर के सेंटर में है 5 बड़े गिल्ड्स। ये मैसिव ऑर्गेनाइजेशंस किसी तरह एक फ्रैजाइल इक्विलिब्रियम बनाए रखे हुए हैं। लेकिन गानी एक चेतावनी देता है, अगर तुम इन गिल्ड्स पर है कि मुझसे टकरा सकता है। अगर जिनवू इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता तो उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती थी, लेकिन फिर भी नहीं, आई रिफ्यूज। गानी को पहले तो ये लगा कि जिनवू भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ पैसे की वजह से ये ऑफर ठुकरा रहा है, लेकिन फिर जिनवू की नेक्स्ट बात ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। ये पैसे के बारे में नहीं है, मैं लड़ाई की लालसा करता हूँ। डंजन वो जगह है जहां मैं वास्तव में हूँ। गनी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। ये शब्द सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कई सालों बाद पहली बार उसे फिर से एक्साइटमेंट महसूस हुआ। वो सोचने लगा, काश मैं 10 साल छोटा होता तो इस लड़के के साथ लड़ने का मौका मिलता। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि जिनवू अपने फैसले से टस से मस नहीं होगा, तो उसने और ज्यादा प्रेस करने की कोशिश नहीं की। जिनवू धन्यवाद करता है और वहां से निकल जाता है। गनी बस उसे जाते हुए देखता है और हल्के से बुदबुदाता है, यहां तक कि एस रैंक हीलर उम्र बढ़ने को उल्टा नहीं कर सकते। अब मैं सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रह गया हूं। फिर वो अपने असिस्टेंट जिनेल को आदेश देता है, आज के लिए मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, मुझे कुछ देर अकेले रहने दो। दूसरी तरफ अमेरिका में डोंगसू एक हॉस्पिटल बेड पर जागता है। उसका पूरा शरीर अभी भी जख्मों से भरा हुआ था। उसके रीसेंट एनकाउंटर के बाद उसकी हालत बुरी हो गई थी। तभी वो सीधा सवाल पूछता है, टेल मी डोंगसू, क्या इलन वाकई एक मैजिकल बीस्ट था? डोंगसू बिना एक सेकंड लगाए जवाब देता है, हाँ, उसके पास जो पावर थी वो किसी भी इंसान की हो ही नहीं सकती, वो एक मैजिक बीस्ट था। डेप्यूटी डायरेक्टर जवाब से संतुष्ट होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी डोंगसू उसे रोकता है। वेट, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? डेप्यूटी डायरेक्टर ठंडी सांस लेते हुए जवाब देता है, हम उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं है। आखिरकार उसने तुम्हें हराया था, तुम्हारे जैसे हंटर को। डोंगसू के लिए यह इंसल्ट से कम नहीं था। उसे फिर वो पल याद आ गया जब उसकी हार के बाद इलान ने उसे एक सीधा वार्निंग दी थी, अगर तुमने मेरी फैमिली के करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हेल में भी चैन से नहीं जीने दूंगा। उस वार्निंग ने उसके अंदर एक अलग ही आग जला दी थी। मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। अब डोंगसू ने एक फैसला किया, अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे कुछ और ज्यादा ताकत चाहिए। आर्टिफैक्ट्स, द अल्टीमेट हंटर्स गियर। अब कहानी आर्टिफैक्ट्स तक पहुंच चुकी थी। हंटर वर्ल्ड में आर्टिफैक्ट्स इंसैनली पावरफुल मैन मेड रेलिक्स थे, हाई लेवल इक्विपमेंट जिनकी क्राफ्टिंग करना सबसे स्किल्ड क्राफ्ट्समैन के लिए भी बेहद मुश्किल होता था। अब जिनवू भी इसी चीज की तलाश में था। वो ऑनलाइन ऑक्शन साइट पे स्क्रॉल कर रहा था, रेयर आर्टिफैक्ट्स खोजते हुए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, हर अच्छी चीज रिडिकुलसली एक्सपेंसिव है। वो जानता था कि अगर उसे डीमन कैसल में जाना है तो उसे पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। वो अपने स्फीयर, लेकिन कोई भी आइटम उसकी पावर को सीधा डबल नहीं कर सकती। वो महसूस करता है कि अगर उसने इस स्फीयर को बेच दिया तो उसे तगड़ी कीमत मिल सकती है, लेकिन उसकी ओरिजिन को लेकर सवाल उठेंगे, क्योंकि वो अभी भी ई रैंक हंटर के तौर पर जाना जाता है। वो सोचता है, अगर मेरे पास ए रैंक रेड को कंप्लीट करने का रिकॉर्ड होता तो इसे बेचना आसान होता, लेकिन ई रैंक होने के कारण मुझे उन रेड्स में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। इसी दौरान वो एक जॉब लिस्टिंग पे नजर डालता है। हंटर गिल्ड एक लार्ज स्केल एक्सपीडिशन के लिए माइनर्स की भर्ती कर रही थी, और मजेदार बात यह थी कि इसमें कोई रैंक रिक्वायरमेंट नहीं थी। दूसरी ओर जिनेल अब जिन्वू की फाइल को रिव्यू कर रहा था। वो ध्यान देता है कि 4 महीने पहले का जिन्वू और अभी का जिन्वू, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो सोचता है, क्या ये बंदा फॉल्स रैंकर है? लेकिन तभी जिनेल उसे आश्वस्त करता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिन्वू ने कई बार लो रैंक डंजन्स क्लियर करते हुए भयानक चोटें खाई हैं। फिर जिनेल जिन्वू की बैकग्राउंड के बारे में बताने लगता है। उसकी माँ बीमार है। उसने हंटर बनने का फैसला सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपनी माँ के इलाज और अपनी बहन की पढ़ाई का खर्च उठा सके। गनी, जो उसकी फाइल रिव्यू कर रहा था, ये सुनकर थोड़ा प्रभावित होता है। फिर वो आगे पूछता है, तो उसने हाल ही में हंटर गिल्ड के रेड मिशन को ज्वाइन किया है ना? जिनेल सिर हिलाते हुए जवाब देता है, हाँ, लेकिन उसने साइन अप बोनस के लिए ऐसा नहीं किया। जिन्वू असॉल्ट टीम का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ एक माइनर है। गनी अब पूरी तरह से पजल्ड हो जाता है। आखिर इस बंदे के मोटिव्स क्या हैं?
दूसरी तरफ जिन्वू अब गेट साइड पर पहुंच चुका था। माइनिंग टीम का हिस्सा बनने के पीछे उसकी असली वजह थी गेट में जाने की इजाजत पाना। जिन्वू को देखकर बाकी हंटर्स फौरन नोटिस कर लेते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ के दम पर यहां एक्सेप्टेड हुआ है। जिन्वू समझाने लगता है इस तरह के लार्ज स्केल गेट्स में कई अलग अलग टीमें होती हैं। असॉल्ट टीम मॉन्स्टर से लड़ती है, माइनिंग टीम मना स्टोन्स एक्सट्रैक्ट करती है, रिकवरी टीम डेड मॉन्स्टर्स के कॉर्प्सेस कलेक्ट करती है। इतने सारे लोग इस एक्सपीडिशन का हिस्सा थे, इसलिए रिवॉर्ड्स भी काफी हाई थे। डंजन के अंदर गिल्ड मास्टर मिस्टर चॉय मॉन्स्टर से अकेले ही निपट रहा था। उसकी फायर मैजिक इतनी इंटेंस थी कि वो पूरा बैटलफील्ड जला डालता। टैंक्स ने टीम को उसके फ्लेम्स से बचाने के लिए शील्ड्स एक्टिवेट कर रखी थी, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर्स की हालत खस्ता थी। मिस्टर चॉय ने धुआंधार हमला जारी रखा और सारे मॉन्स्टर्स को पूरी ईज के साथ खत्म कर दिया। कुछ ही देर बाद असॉल्ट टीम डंजन से बाहर निकल आई। जिन्होंने उन्हें देखा और अंदाजा लगाया कि उन्होंने सारे मॉन्स्टर्स क्लियर कर दिए होंगे, सिर्फ बॉस को छोड़कर। वो सोचता है अगर मिस्टर चॉय ने बिना किसी दिक्कत के ए रैंक गेट क्लियर कर लिया तो ये आदमी कितना स्ट्रांग होगा। जैसे ही हंटर्स गिल्ड की सेकंड इन कमांड बाहर आई, माइनर्स आपस में फुसफुसाने लगे, अरे वो देखो चायन। जिन्वू ने उसे देखा और फौरन उसकी पावरफुल ऑरा महसूस की। लेकिन मजे की बात यह थी कि चायन ने भी एक सेकंड के लिए जिन्वू की ऑरा को डिटेक्ट कर लिया। हालांकि वो सेंसेशन जल्दी फेड हो गया। वो खुद से बड़बड़ाई, क्या ये सिर्फ मेरा वहम था? जिन्वू उसकी परसेप्शन से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने अब अपने काम पर ध्यान देने का फैसला किया। माइनर्स ने अब अपना काम शुरू कर दिया। माना स्टोन्स एक्सट्रैक्ट करने का वक्त आ गया था। जिन्वू माइनिंग कर रहा था, लेकिन उसका असली ध्यान गेट के बॉस पर था। वो खुद से सोचता है काश मैं इसे कम से कम एक बार देख पाता। दूसरी ओर बाकी माइनर्स अब जिन्वू को गौर से देखने लगे थे। भाई ये बंदा ई रैंक का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जिन्वू उनकी गॉसिप को इग्नोर कर देता है, क्योंकि इस तरह की बातें हर जगह होती हैं। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक, माइनिंग टीम बाहर जाने लगती है। लीडर जिन्वू को भी इनवाइट करता है, आओ जिन्वू थोड़ा आराम कर लो। लेकिन जिन्वू अपना काम पूरा करने के लिए वहीं रुकने का फैसला करता है। नहीं, पहले अपना माइनिंग एरिया क्लियर कर लूं, फिर आराम करूंगा। बाकी माइनर्स बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी जिन्वू के चेहरे पर एक अलग ही तेजी आ जाती है। अब उसका असली प्लान शुरू होता है। अब मौका है बॉस को देखने का। जिन्वू स्प्रिंट मारते हुए बॉस रूम की तरफ भागने लगा। वो सोचता है क्या ये बॉस उन सभी चीजों से ज्यादा ताकतवर है जिनसे मैंने अब तक सामना किया है। वो जानता था कि अगर उसने बॉस को मार दिया तो हंटर्स गिल्ड को भारी नुकसान होगा, लेकिन एक्साइटमेंट उसे रोक नहीं पा रही थी। अपनी डैगर समन करते हुए वो बॉस रूम की तरफ और करीब आ गया। अब वक्त आ गया है, देखते हैं इसमें कितना दम है। तो भाई जैसे ही जिन्वू उस रूम में कदम रखने वाला होता है, एक तीखी आवाज सन्नाटे को चीरते हुए आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन्वू को महसूस होता है कि ये तो साला पूरा गलती कर दिया उसने। एक थकी हुई सांस छोड़ते हुए वो चाइन से बोलता है कि बस रास्ता भटक गया और यहाँ आ गया। लेकिन चाइन की नजरें तेज हैं। वो उसे घूरते हुए पूछती है, तुम माइनिंग टीम से हो? फिर एकदम ब्लंट होकर बोलती है, ये बॉस रूम है, पीछे हटो। जिन्वू मन ही मन मान लेता है कि चाइन अपनी रेपुटेशन पे खरा उतरती है। इतनी साइलेंटली आई कि जब तक उसने कुछ बोला नहीं, उसे पता ही नहीं चला कि वो वहां है। फिर चाइन की नजर जिन्वू के हाथ पे जाती है और ठहर जाती है। वो साफ देख रही थी कि उसके हाथ में पहले एक डैगर था, लेकिन अब वो गायब। उसकी आंखों ने धोखा खाया या क्या? जिन्वू एक हल्की सी रिग्रेटफुल टोन में बोलता है, माफ करना, बस यूं ही भटक गया था। लेकिन चाइन कोई नरमी दिखाने वालों में से नहीं थी। गेट आउट, और अगर बॉस को जागाना नहीं चाहते तो तुरंत निकलो। जिन्वू जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो चाइन के पास से गुजरता है, वो कुछ अजीब सा महसूस करती है और उसे रोकने का कमांड देती है, रुको। जिन्वू वहीं ठहर जाता है। चाइन उसके पास आती है और सूंघती है। हाँ, सूंघती है। फिर थोड़ा सरप्राइज होकर बोलती है, तुमसे तो बदबू नहीं आ रही, तुम सच में हंटर हो? हाँ, जिन्वू एक ई रैंक हंटर है, लेकिन चाइन के मन में एक और सवाल उठता है, कुछ तो अजीब है इसमें। फिर वो इस सोच को झटक देती है और उसे सचेत रहने की सलाह देती है, अपने रास्ते पर सावधान रहे। जिन्वू वहां से निकलने लगता है, लेकिन चाइन एक पल के लिए रुकती है और मन ही मन सोचती है, उससे हंटर वाली टिपिकल स्टेंच क्यों नहीं आ रही। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए सोचती है, वैसे वो तो काफी अच्छा भी स्मेल करता है। इसके बाद सीन कट होता है और जिन्वू को दिखाया जाता है, जो अपने ब्रेक के बाद फिर से डंजन में घुसता है। माइनिंग टीम के बाकी बंदे उसे जलन भरी नजरों से देखते हैं और फुसफुसाते हैं, भाई ये तो चाइन से मिल भी लिया। एक और माइनर बोलता है, हम तो उसे बस दूर से एडमायर कर सकते हैं, ये लकी आदमी तो उससे बातें भी कराया। फिर वो बताते हैं कि चाइन कितनी मेहनती है, वो बिना रुके पेट्रोल करती रहती है ताकि हमें बॉस से बचा सके, यहां तक कि अपने रेस्ट टाइम की भी कुर्बानी दे देती है। जिन्वू ये सुनकर थोड़ा एडमिरेशन महसूस करता है, साथ ही थोड़ा विस्टफुलनेस भी। माइनिंग बॉस उसे समझाता है, चाइन दूसरे हंटर्स की गंध को लेकर बहुत अनईजी रहती है, इसलिए हमेशा अपनी नाक पर हैंडकरचीफ रखती है। जिन्वू को अचानक चाइन का रिएक्शन याद आता है, तो क्या इसका मतलब मैं टिपिकल हंटर सेंट कैरी नहीं करता? फिर उसे रेड गेट का बॉस याद आता है, जिसने कुछ ऐसा ही कहा था। क्या ये इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ एक प्लेयर हूं? और अनसर्टेनिटी में वो खुद से सोचता है, लेकिन इसका कोई डैम क्लू उसे नहीं था। सीन बदलता है। अब जिन्वू माइनिंग खत्म होने के बाद अपनी पे रिसीव कर रहा होता है। माइनिंग बॉस खुश होकर उससे बोलता है, थैंक्स टू यू, हम टाइम से पहले ही काम पूरा कर चुके हैं। बाकी माइनर्स भी हंसी खुशी कहने लगते हैं, भाई तेरा नेचुरल नैक है इस चीज में। माइनिंग बॉस थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, सालों से इस काम में हूं, लेकिन तुम जैसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। फिर वो सोच में पड़ता है और एक ऑफर रखता है, जिन्वू क्या तुम लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ काम करने के बारे में सोच सकते हो? फेयर कॉम्पेंसेशन मिलेगा। जिन्वू हल्के से मुस्कुराता है और बिना हिचक बोलता है, ये मेरे लिए सिर्फ एक वन ऑफ डील है। बॉस थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी एक और रिक्वेस्ट डाल देता है, कम से कम कल के लिए तो रुक जाओ, कल हमारे पास बैक टू बैक ए और सी रैंक की मिशंस हैं। जिन्वू ये सुनकर थोड़ा सोचता है, मेरा रीवैल्यूएशन टेस्ट परसों है,
लेकिन एक नए कॉन्फिडेंस की लहर उसके अंदर उठती है, क्योंकि आज पहली बार मैंने द रेड प्रोसेस को पूरी तरह समझ लिया। लेकिन तभी उसे एक और बात चौंका देती है। हंटर गिल्ड लगातार रेड मिशंस क्यों कर रही है? कल दो दो मिशंस टैकल करने का प्लान बना लिया गया था, अब असली मजा आएगा। जिन्वू पूरी तरह से हैरान रह जाता है जब बॉस उसे बताता है कि इन मिशंस के लिए दूसरी असॉल्ट टीम असाइन की जाएगी। बॉस गर्व से बोलता है, हंटर्स गिल्ड की असली ताकत यही है। हमारे पास दो दो असॉल्ट टीम्स हैं जो रैंक ए गेट्स को रेड कर सकती हैं। पूरे देश में ऐसा और कोई गिल्ड नहीं कर सकता। जिन्वू इस खुलासे से एनर्जाइज्ड महसूस करता है और कल लौटने के लिए हामी भर देता है। बॉस ये सुनकर खुश हो जाता है और उससे वादा करता है कि वो अपने सुपीरियर से उसकी सैलरी डबल करने की बात करेगा। जिन्वू हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, चिंता मत करो। लेकिन बॉस अड़ जाता है, नहीं भाई, ये तो बनता है। रात का समय चाइन अपने अंदर हल्की चिंता महसूस कर रही थी। वो किसी को कॉल करके जिन्वू के बारे में माइनिंग टीम में पता लगाने का आदेश देती है। दूसरी तरफ से जवाब आता है, मैं उसे पहले से ही जानता हूँ। चाइन की भौहें तन जाती हैं। क्या? बंदा समझाता है, मुझे मिस्टर चॉय ने भी यही काम दिया था। लेकिन चाइन ध्यान से सुनती है। हंटर एसोसिएशन ने उसकी पूरी जानकारी सील कर रखी है। अब चाइन पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है। एसोसिएशन ने डेटा लॉक कर दिया, लेकिन वो तो किसी टॉप टियर हंटर पे ही ऐसा करते हैं। जिन्वू तो ऑफिशियली सिर्फ एक ई रैंक है। वो कुछ और पूछने वाली थी, लेकिन फिर अचानक कॉल काट देती है। रात में अपने बेड पे लेटे लेटे वो सोचने लगती है, अब तक मैंने जितने हंटर्स को देखा है उनमें से ये पहला बंदा है जो एक्चुअली अच्छा महकता है। अगली सुबह जिन्वू गेट साइड पर पहुंचता है और माइनिंग टीम उसे खुले हाथों से स्वागत करती है। वो सब जिन्वू की तारीफ करते हैं, भाई तू बहुत लकी है, चाइन से मिल भी लिया। जिन्वू के चेहरे पर एक हल्की सी नॉस्टैल्जिक मुस्कान आ जाती है। शुरुआती दिनों की यादें ताजा हो गई। फिर टीम सी रैंक गेट से शुरू करने का फैसला करती है। जिन्वू डैम ह्यूमन एक्सकवेटर की तरह माना स्टोन्स निकालने में जुट जाता है। काम पूरा करने के बाद सब लोग लंच के लिए बैठते हैं। बॉस उसकी बढ़ चढ़कर तारीफ करता है, अगर जिन्वू नहीं होता तो हम इतनी जल्दी फ्री नहीं हो पाते। फिर बॉस उसे एक और ऑफर देता है, भाई 5 गुना ज्यादा पैसा दूंगा, बस तू हमारे साथ रुक जा। जिन्वू बिना कोई झिझक के बोलता है नहीं। तभी सनक्यम जो दूसरी असॉल्ट टीम का कैप्टन था वहां आ जाता है। वो पूछता है, माइनिंग क्रू से कोई बंदा हमारी मदद कर सकता है क्या? हमारा पोर्टर नहीं आ पाया है। बॉस तुरंत जवाब देता है, रिकवरी टीम से पूछो, वो ज्यादा बेहतर होंगे हॉलिंग के लिए। लेकिन केम तुरंत जवाब देता है, हमने पहले ही पूछा था, उनके पास भी स्टाफ कम है। बॉस चिढ़ जाता है, तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? लो रैंक हंटर्स को रैंक ए डंजन्स में पोर्टर बनाना खतरनाक है। लेकिन क्यों दाम बढ़ा देता है, रिस्क अलाउंस भी दूंगा। बॉस फिर भी नहीं मानता, कितने भी पैसे दो, मैं अपने लोगों को नहीं भेजूंगा। क्यों आखिरी बार पूछता है, कोई इंटरेस्टेड है? तभी जिन्वू बिना झिझक हाथ उठा देता है। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम जाती हैं। बॉस उसे समझाने की कोशिश करता है, ये मत कर भाई, बहुत रिस्की है। लेकिन जिन्वू बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, डोंट वरी, मेरे गट्स मुझसे कह रहे हैं कि ये सही मौका है। बावजूद इसके बॉस और बाकी लोग उसे मना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किम बस एक ही सवाल पूछता है, तुम्हारी रैंक क्या है? जब उसे पता चलता है कि जिन्वू सिर्फ ई रैंक है, तो वो बिना हिचक बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, इसे ले चलो। अब टीम गेट की तरफ बढ़ रही थी। जिन्वू नोटिस करता है कि ये गेट पिछले वाले से बड़ा था। किम हल्की हंसी के साथ बोलता है, बेशक ये बड़ा है, लेकिन इसकी मैजिक एनर्जी पहले वाली जितनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ सेकंड असॉल्ट टीम है तो इसका मतलब ये उतना खतरनाक नहीं है। जिन्वू टीम को स्कैन करता है। 6 रैंक सी और 3 रैंक बी हंटर्स। एस रैंक नहीं है, लेकिन फिर भी ये टीम असॉल्ट स्क्वाड के लायक है। जैसे ही वो गेट के अंदर कदम रखते हैं, जिन्वू को अजीब सा एहसास होता है। यहाँ की मैजिक एनर्जी पहले से कमजोर लग रही है, लेकिन वो एक अजीब सी ऑमिनस वाइब महसूस करता है, कुछ वैसा ही जैसा रेड गेट के अंदर महसूस हुआ था। शिट, ये फीलिंग अच्छी नहीं है। हीलर उसे देखकर हल्के से हंसता है, रिलैक्स करो, सब हंटर्स यहाँ प्रो लेवल के हैं। जब तक तुम हमारे साथ रहोगे कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन जिन्वू के मन में कुछ और ही चल रहा था, क्या वाकई? तो भाई क्यों पूरा यकीन में है कि जैसे ही ये रेड मिशन खत्म होगा उसे टीम का कैप्टन बना दिया जाएगा। उसे लगता है कि वो ये सब संभाल सकता है, भले ही वो उनके मौजूदा कैप्टन या वाइस कैप्टन जितना ताकतवर ना हो। तभी उन्हें आगे मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस का आभास होता है और वो बिना किसी ऑर्डर का इंतजार किए फटाक से एक्शन में कूद पड़ते हैं। जैसे ही हमला शुरू होता है, डंजन जैकल्स उन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन ये क्रिटर्स बहुत ही कमजोर होते हैं और टीम उन्हें सेकंड्स में साफ कर देती है। सभी हैरान होते हैं कि यहाँ जैकल्स कैसे आ गए और जिन्वू को लगता है कि शायद ये कोई रेयर साइट है। तभी हीलर समझाता है कि ये बस सी रैंक मॉन्स्टर्स हैं और एक ए रैंक डंजन में इनका होना अजीब है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे कमजोर मॉन्स्टर्स को ज्यादा ताकतवर क्रीचर्स खा जाते हैं। तभी जिन्वू नोटिस करता है कि इन जैकल्स के गले में कॉलर्स हैं, जो ये दिखाता है कि इन्हें किसी ने हंटिंग डॉग्स की तरह पाला हुआ है। तभी अचानक और मॉन्स्टर्स आ धमकते हैं और वो एक पूरी आर्मी ऑफ हाई ऑक्स होती है। उनमें से एक ऑक्स स्पीयर फेंककर केयम पे वार करता है और वो किसी तरह उसे ब्लॉक कर पाता है। जैसे ही वो उन पे चार्ज करते हैं, टैंक अपनी टॉन्ट स्किल का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो बेअसर रहती है क्योंकि मॉन्स्टर्स पीछे खड़े लोगों को टारगेट करने लगते हैं। हालांकि एक हंटर किसी तरह उन्हें पीछे धकेल देता है, लेकिन ऑर्क्स पे कोई खास असर नहीं होता उनकी हाई मैजिक रेजिस्टेंस की वजह से। पार्टी का मेज एक मॉन्स्टर को बाइंड करता है, लेकिन उसे रोक नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। फिर फायर मेज अपने 2 फायर सोल्जर्स समन करता है और वो ऑर्क्स से भिड़ने लगते हैं। टीम के बाकी लोग भी फियर्सली लड़ाई करते हैं। ऑर्क्स में से एक मार्शल आर्टिस्ट को घायल कर देता है और वो हीलर से मदद मांगता है, जबकि हीलर पहले से टैंक को हील करने में लगी होती है। केम सोचने लगता है कि वो बुरी तरह आउटनंबर्ड है और शायद ये उनका आखिरी पल हो सकता है। ऑर्क्स में से एक हंटर का हाथ काट देता है और केम दिल ही दिल में दुआ करता है कि यहाँ कोई मरे ना।
तभी हीलर आगे बढ़कर हंटर का कटा हुआ हाथ रीजनरेट कर देती है, जबकि स्पेक्टिकल मेज ऑक्स को रोकने में जुटा रहता है। तभी अचानक एक ऑर्क हीलर के पीछे आ जाता है और हीलर को अपनी मौत सामने नजर आने लगती है। लेकिन उसी वक्त जिन्वू रूलर्स हैंड का इस्तेमाल कर उस ऑर्क की रीढ़ को खींचकर बाहर निकाल देता है और हीलर हैरान रह जाती है कि ये क्या हुआ। जिन्वू अपनी स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल करके बाकी हंटर्स की मदद करता है, ऑर्क्स को कमजोर करता है बिना किसी को पता चले। बाकी हंटर्स हैरान हो जाते हैं जब ऑर्क्स अचानक से कमजोर पड़ने लगते हैं, लेकिन वो इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं और एक फुल स्किल ऑफेंसिव लॉन्च करके ऑर्क्स को एक एक कर मार गिराते हैं। जिन्वू सोचता है कि वो यहाँ आउटसाइडर की तरह खड़ा नहीं होना चाहता, लेकिन वो ये भी जानता है कि वो किसी को मरने नहीं देगा। वो चुपचाप मॉन्स्टर्स को कमजोर करता जाता है और बाकी हंटर्स ऑर्क्स को खत्म कर देते हैं। आखिरकार वो सभी ऑर्क्स को वाइप आउट कर देते हैं। केवम फिर सभी से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, और ये सुनकर चैन की सांस लेता है कि सब ठीक है। हीलर फिर बताती है कि लड़ाई के दौरान कुछ अजीब हुआ था, और क्यूम भी जोड़ता है कि उसे भी महसूस हुआ कि मॉन्स्टर्स अचानक से बहुत कमजोर हो गए थे। वो मेजेस से पूछते हैं कि क्या ये उनकी वजह से हुआ, लेकिन वो जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया और ऐसा बिना किसी असैसिन टाइप हंटर के मुमकिन नहीं है। वो ज्यादा सोचना सही नहीं समझते, ये मानकर कि उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि आखिरकार वो जीत गए। स्पेक्टिकल्ड मेट सोचती है कि उनका पोर्टर जिन्वू ने टीम को काफी अंडर एस्टिमेट किया है। उसे तो पता होना चाहिए था कि अगर कोई मैजिक कास्टर टीम में हो तो उसकी स्टेल्थ स्किल डिटेक्ट हो जाएगी, लेकिन वो इस बारे में चुप रहने का फैसला करती है, ये मानते हुए कि उसके पास इसके कुछ कारण होंगे। और इतना तो वो उसे इस बात का एहसान मानती है कि उसने उन्हें बचने में मदद की। फिर हंटर्स अपने कैप्टन से पूछते हैं कि अब आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए। वो बताते हैं कि इस डंजन को टैकल करने के लिए कम से कम 2 और हीलर्स और 3 और मेजेस की जरूरत होगी। इस तगड़े सुझाव के साथ टीम रिट्रीट करने की सलाह देती है। कैप्टन थोड़ी देर के लिए स्थिति पर विचार करता है और जिन्वो समझता है कि इतने खतरनाक डंजन में आगे बढ़ने की झिझक वाजिब है। आखिरकार लीडर वापस जाने का फैसला करता है, जिससे सबको काफी राहत मिलती है। जब वो बाहर जाने वाले गेट तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो एक बैरियर से सील हो चुका है, फीचर जो पहले यहां नहीं था जब वो डंजन में दाखिल हुए थे। मेजर्स आगे बढ़कर बैरियर को हटाने की कोशिश करते हैं और सभी इस बात से खुश होते हैं कि उन्होंने रिट्रीट करने का सही फैसला लिया था, क्योंकि ये डंजन क्लियरली किसी बहुत पावरफुल एंटिटी का घर है। तभी अचानक सभी को एक जबरदस्त सर्ज ऑफ मैजिक का एहसास होता है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या ये बॉस है। मेजर्स जैसे ही बैरियर को डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं, जिन्हों जोर से सोचता है कि इतनी बड़ी मैजिकल फ्लक्चुएशन को बाहर रहते हुए क्यों नहीं डिटेक्ट किया गया था, क्योंकि एक बी रैंक हंटर भी इसे पकड़ सकता था। तभी मेजर्स अचानक से बुरी तरह ब्लीडिंग करने लगते हैं और सभी को एहसास होता है कि किसी ने बैरियर को एक स्नीकी ट्रैप के तौर पर कर्स कर रखा था। कैप्टन जल्दी से एक हंटर को डिवाइन मैजिक कास्ट करने का आदेश देता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। जब वो मुड़कर देखता है कि क्या हो रहा है, तो वो देखता है कि एक पूरी आर्मी ऑफ ऑर्क्स उनके पीछे खड़ी है। लगभग 25 ऑर्क्स होते हैं और दोनों तरफ के लीडर्स बीच में आकर मिलते हैं। ऑर्क लीडर पहले कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातें समझ में नहीं आती जब तक कि ऑर्क इंसानी भाषा में बोलना शुरू नहीं करता। ऑर्क अपना नाम कार्गन बताता है और क्योम को बताता है कि वो ह्यूमंस का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर क्योम पूछता है कि क्या वही एंट्रेंस को सील करने वाला था, और कार्गन इस बात की पुष्टि करता है। क्योम क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या इस डंजन में कार्गन से ज्यादा ताकतवर कोई और भी है, लेकिन कार्गन जवाब देता है कि ऐसा कोई नहीं है और उन्हें चुनौती देता है कि वो उससे मुकाबला करें या उसके सोल्जर्स के हाथों मारे जाएं। बिना ज्यादा सोचे केम केम का सामना करने का फैसला करता है और ऑर्क्स उन्हें अंदर ले जाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले केम चुपचाप जिन्वू को बताता है कि उनका प्लान ये है कि जैसे ही वो बॉस के चैम्बर में पहुंचेंगे वो हमला करेंगे, जिससे बैरियर कुछ देर के लिए डिसेबल हो जाएगा। वो जिन्वू को निर्देश देता है कि जैसे ही बैरियर हटे वो मौका पाकर भाग निकले और दूसरे असॉल्ट टीम को अलर्ट करे। जिन्वू सोचने लगता है कि क्या ये सब लोग अपनी मौत को खुद ही न्योता दे रहे हैं, लेकिन केम ब्लंटली उसे याद दिलाता है कि उनका मिशन गेट को बंद करना है, वापस जिंदा लौटना जरूरी नहीं है। हीलर तब जिन्वू को एक छोटा सा विल थमाती है और उससे बोलती है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो इसे उसके परिवार तक पहुंचा दे। जिन्वू भारी मन से उसे स्वीकार करता है, लेकिन दिल से उम्मीद करता है कि ऐसी नौबत कभी ना आए। हीलर उसे यह भी बोलती है कि वो किसी भी हाल में खुद को बचाए, जबकि बाकी लोग मिशन पूरा करेंगे। जिन्वू सोचता है कि यह सिचुएशन डबल डंजन जैसी ही लगती है, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल अलग हैं उन लोगों से जिनका वो पहले सामना कर चुका है। इसी दौरान गेट के बाहर चाइन फ्रैंटिकली जिन्वू को ढूंढ रही होती है, ये सोचते हुए कि कहीं उसने टीम को छोड़कर भाग तो नहीं लिया। माइनिंग बॉस उसकी बेचैनी देखकर जिन्वू के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि जिन्वू गेट के अंदर एक पोर्टर के तौर पर घुस चुका है। वापस अंदर जिन्वू और उसकी टीम आखिरकार एक थ्रोन रूम तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें कार्गन और एक विशाल खौफनाक ऑर्क्स की सेना से सामना होता है। गेट के बाहर चाह वहीं खड़ी सोच रही थी कि आखिर जिन्वू ने पोर्टर बनकर एंटर क्यों किया, जबकि वो सिर्फ एक ही लाइफ के साथ जी रहा है। उसे याद आता है कि कल उसने उसे बॉस रूम के सामने एक हथियार हाथ में लिए खड़े देखा था, जिससे वो अब और भी ज्यादा सस्पिशियस लगने लगा था। बिना किसी देर किए वो माइनर लीडर को बताती है कि वो खुद अंदर जाकर इस पूरे मामले की जांच करेगी और पूछती है कि क्या उनके पास कोई प्रॉपर वेपन है। लीडर थोड़ा अफसोस जताते हुए उसे एक पिकैक्स थमा देता है, क्योंकि उसके पास हथियार जैसा कुछ भी नहीं होता, बस कुछ और माइनिंग टूल्स पड़े होते हैं। चाह पहले खाली हाथ अंदर जाने की सोचती है, लेकिन लीडर उसे डाउटफुल लुक देते हुए पूछता है, क्या बिना किसी हथियार के मैनेज कर पाओगी? चाह थोड़ी झिझकती है, मगर फिर पिकैक्स को मजबूरन पकड़ लेती है और अंदर बढ़ जाती है। अब सीन कट होता है अंदर गेट के भीतर। सारे हंटर्स हैरान खड़े थे, क्योंकि इतनी भारी संख्या में हाई लेवल ऑनर्स देखकर उनकी सांसें थम सी गई थी। अगर ये सभी बाहर निकल गए
तो पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी होंगे। और तो और ये सब ऑर्क आर्मी के 4 जनरल्स के मुकाबले कुछ भी नहीं थे, जो बाकी हॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। तभी बॉस खुद ऑनरक्स को साइलेंट रहने का हुक्म देता है, और जैसे ही उसका आदेश मिलता है सभी ऑनरक्स बिना एक और आवाज किए शांत हो जाते हैं। पूरी बैटलफील्ड में सिर्फ सन्नाटा था। ये इतने डिसिप्लिन्ड क्यों हैं? हंटर्स के दिमाग में ये सवाल गूंज रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इनका मिशन शायद गेट को बंद करना है, और अगर उन्हें इसे रोकना है तो बस एक ही रास्ता है, डंजियन बॉस को हराना। लेकिन तभी एक और ड्रामेटिक मोमेंट आता है। बॉस अपने चेहरे से मास्क उतार देता है, और अगले ही पल पूरी बैटलफील्ड में एक ऐसा मैजिकल प्रेशर फैलता है जिससे हंटर्स की हालत पतली हो जाती है। सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था। तभी बॉस एक कोल्ड टोन में बोलता है, तुम सब यहाँ सिर्फ मेरी एंटरटेनमेंट के लिए आए हो, और मैं तुम्हें एक एक करके मारूंगा। ये सुनकर सारे हंटर्स को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी पूरी जंग सिर्फ एक मजाक की तरह ट्रीट की जा रही थी। साले को हम खिलौने लग रहे हैं क्या? सब हिल चुके थे। तभी बॉस की नजर जिन्वू पर पड़ती है। इंसानों की भीड़ में एक और भी खास चीज छुपी है। बट इससे पहले कि बॉस कुछ करे, क्यून ने एक जबरदस्त मूव लिया। डायरेक्टली बॉस की ओर चार्ज मार दिया। अबे सब मेरे साथ अटैक करो। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो सभी ठंड पड़े थे, कोई भी उसके साथ अटैक करने को तैयार नहीं था। बट क्यून रुका नहीं, उसने बॉस पर सीधा वार किया। लेकिन अगले ही पल बॉस ने अपनी मैजिकल शील्ड एक्टिवेट कर ली, और क्यून का वार एक धक्के में ही ब्लॉक हो गया। और फिर बॉस ने अपनी ग्रेविटेशनल मैजिक का इस्तेमाल किया। क्यून जमीन पर गिरा, फिर वो छत से टकराया, और ऐसे ही रैगडॉल की तरह उसे कई बार इधर उधर पटका गया। उसकी टीम सिर्फ डर और सदमे में खड़ी देख रही थी, क्योंकि कुछ कर पाना तो दूर, हिलना तक मुश्किल हो गया था। लेकिन तभी जिन्वू बीच में कूदता है। बस बहुत हुआ। वो तेजी से आगे बढ़ता है और क्यून को संभालकर धीरे से जमीन पर रख देता है। ये हंटर गिल्ड का मिशन है, पर मैं चुप नहीं बैठ सकता अगर पूरी टीम मरने वाली हो। इतने में ही एक ऑनर्क उसकी तरफ लपकता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जिन्वू ने सिर्फ एक मूव से उसे हवा में ही रोक लिया और अपने सिग्नेचर रूलर हैंड से उड़ा दिया। फिर उसने क्यून की तरफ देखा और कूल टोन में पूछा, अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैजिकल बीस्ट से निपटने का काम मैं ले सकता हूँ। क्यून के पास और कोई चॉइस नहीं थी। अब बॉस के एक्सप्रेशन बदल गए थे। वो अब भी जिन्वू की पावर को सिर्फ मैजिक की घमंड भरी नुमाइश मान रहा था। पर जिन्वू जानता था पहली बार ऐसा पावरफुल दुश्मन मिला है, लेकिन फिर ये उसकी आखिरी गलती होगी। उसने अपनी शैडो आर्मी समन की और एक सख्त संकल्प के साथ बोला, अब इस बॉस के राज का अंत करने का वक्त आ गया है। सीन कट होता है डंजियन के बाहर। बाहर गेट के पास सर्विलांस टीम खड़ी थी, जिसका हेड जिनेल पूरे सीन को ऑब्जर्व कर रहा था। माइनर्स कंफ्यूज थे कि आखिर ये हंटर्स यहाँ क्या कर रहे हैं, पर जिनेल का ध्यान सिर्फ एक चीज पे था, जिन्वू। उसने माइनर लीडर से जिन्वू की लोकेशन पूछी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, वो एक माइनर जो पहले से ही जिन्वू की हरकतों को संदेह भरी नजरों से देख रहा था, सामने आकर बोल पड़ा, मैंने पहले ही कहा था वो आदमी नॉर्मल नहीं है। बट जिनेल ने उसकी फालतू शिकायतें इग्नोर कर दी और सीधे लीडर से पूछा, जिन्वू कहाँ है? जिनेल को पता चलता है कि जिन्वू गेट के अंदर घुस चुका है, वो भी एक पोर्टर के रूप में। इस बात पे दिमाग लगा रहा है कि पहले तो वो एक मामूली माइनर था, और अब अपनी रैंक के साथ हर मूव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वो खुद ही बड़बड़ाता है कि अब जब जिन्वू इतना ग्रो कर गया है तो कम से कम अपने एक्शंस को लेकर थोड़ा कॉन्शियस तो होना चाहिए। लेकिन तभी माइनर लीडर पूछता है कि असली माजरा क्या है। जिनेल बस उसे कल की न्यूज का इंतजार करने को बोलकर गेट के और करीब बढ़ता है। माइनर लीडर तब बताता है कि चाइन ने भी यही सवाल उठाया था और कुछ देर पहले ही गेट के अंदर गई थी। लेकिन इससे पहले कि जिनेल और कुछ समझ पाता, उसे गेट से एक अलग ही तरह की अजीब एनर्जी फील होती है। फौरन अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि डंजन का एक और मैजिक टेस्ट किया जाए। वहीं अंदर चाइन इस बात से शॉक्ड है कि इतने ज्यादा हाई रैंकिंग ऑनर्क्स का कत्लेआम हो चुका है। वो ये सोच भी नहीं पा रही कि कौन की पार्टी ने इतने बड़े दुश्मनों को कैसे साफ कर दिया। लेकिन जब उसे बॉस रूम से एक खतरनाक मैजिकल एनर्जी का सर्ज फील होता है, तो वो बिना टाइम गवाए सीधे वहां की ओर भागती है। अब कैमरा कट होता है बॉस पर, जो जिन्वू को देखकर हंसते हुए उसे ताने मारता है कि इतनी छोटी सी फोर्स के साथ मेरी पूरी आर्मी से लड़ने चला आया। लेकिन तभी जिन्वू अपने नए सीखे स्किल मोनार्क्स डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये उसका लेटेस्ट एबिलिटी अपग्रेड है, जिससे उसकी शैडो आर्मी पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई है, और उसे ये गन के कैसल की बैटल के बाद मिला था। उधर बाकी हंटर्स पूरे सीन से पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। वो देखते हैं कि हायोनिक्स की तरफ से जबरदस्त अटैक आ रहा है, लेकिन जिन्वू के जनरल्स तो ऐसे काट रहे हैं जैसे कोई कीड़े मकोड़े हों। जिन्वू खुद भी बीच में कूदकर दुश्मनों को गिराने में लगा हुआ है, और हंटर्स नोटिस करते हैं कि उसकी मूवमेंट्स चाइन से काफी मिलती जुलती हैं। लेकिन वो लोग अब भी इस बात से परेशान हैं कि इतना दमदार इंसान आखिर पहले पोर्टर बनकर अंदर क्यों आया था। लड़ाई और जबरदस्त होती जा रही है, और जिन्वू को अब एहसास होता है कि उसकी इन्फेंट्री की स्ट्रेंथ सिर्फ एक बी रैंक हंटर के बराबर है। उसके सोल्जर्स खतरनाक स्पीड से गिर रहे हैं, हर औरत के लिए 4-5 की बलि चढ़ रही है। वो समझ जाता है कि अगर जल्दी से ऑनक्स की तादाद कम नहीं की तो उसकी खुद की मैना भी ड्रेन हो जाएगी। लेकिन तभी बॉस एक जबरदस्त फायर स्पेल छोड़ता है, सीधा जिन्वू की शैडो सोल्जर्स पर, और हंसते हुए बोलता है, अबे ज्यादा मत उड़, तेरी आर्मी तो जलकर राख हो जाएगी। कि मगर जिन्वू स्मिर्क मारते हुए जवाब देता है, मेरे सोल्जर्स मरकर भी दोबारा खड़े हो जाते हैं। एंडलेस रिसरेक्शन समझे। लेकिन बॉस कहां हार मानने वाला था। अब की बार उसने अपनी ग्रेविटी मैजिक छोड़ी और जिन्वू व उसकी आर्मी को दबाने लगा। वो बोलता है, मैं तुझे तब तक कुचलता रहूंगा जब तक तेरी पूरी मैना सूख ना जाए। जी मगर वो भी देख रहा था कि हर बार जिन्वू की पूरी आर्मी गिरती और फिर से उठ खड़ी होती। ये सिलसिला बिना रुके चलता रहा, और जिन्वू सोचने लगा कि क्या बॉस जानबूझकर दूर रहकर सिर्फ लॉन्ग रेंज अटैक्स कर रहा है। बाहर नई मैजिकल पावर टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं और पता चलता है कि ये डंजन लगभग एस रैंक गेट के बराबर खतरनाक हो चुका है।
जिनेल तुरंत माइनर्स को ऑर्डर देता है कि हंटर गिल्ड लीडर को तुरंत इन्फॉर्म किया जाए और सर्विलांस डिपार्टमेंट पूरे सपोर्ट के लिए तैयार हो जाता है। वापस अंदर बॉस फिर से जिन्वू का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मेरी आर्मी की ताकत और साइज तेरी से कहीं ज्यादा बड़ी है, तुझे सच में लगता है कि तू ये लड़ाई जीत सकता है? जिन्वू थोड़ी देर के लिए अपने गिरते हुए सोल्जर्स को देखता है और उसे एहसास होता है कि उसकी मैजिकल एनर्जी तेजी से खत्म हो रही है। बिना देरी किए वो फौरन एक मैना पोशन निकालकर पी जाता है और फिर अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने का ऐलान करता है। अब दिखाता हूं कि असली नेक्रोमांसर किसे बोलते हैं। एक जबरदस्त गेस्चर के साथ वो अपने सामने गिरे हुए सारे हाई ऑनर्स को फिर से उठाकर अपनी अनडेड आर्मी बना लेता है और फिर बॉस की तरफ देखकर ठहाका मारते हुए बोलता है, तुझे भी अपनी आर्मी में जोड़ने का इरादा है, अब बच के दिखा। सीन अब और भी तगड़ा हो गया है। जिन्वो अपनी बढ़ती हुई लीजन में अपने जनरल्स को जोड़ रहा है, जिससे बॉस पूरी तरह से हिल जाता है। वो सोचने लगता है, क्या ये बंदा किसी तरह का लॉर्ड है, और अगर हाँ तो ये यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब से उसने यहाँ आंखें खोली हैं तब से सिर्फ एक ही कमांड उसके दिमाग में गूंज रही है, सभी इंसानों को खत्म करो। तो किसी भी और वजह को इग्नोर करते हुए वो बिना सवाल किए अपने निर्देश का पालन करने का फैसला करता है और अपने जनरल्स को लड़ाई में भेज देता है। अब सीन कट होता है हंटर गिल्ड की ओर, जहां मिस्टर चोई पूरी तरह से दंग है ये देखकर कि गेट की पावर लगभग एस रैंक के बराबर हो चुकी है। वो समझ जाता है कि अगर ये रिपोर्ट गलत होती तो काहुन और उसकी टीम अब तक डंजन से बाहर आ चुकी होती। उसे एहसास होता है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो ये एक बड़े डिजास्टर को जन्म दे सकता है, कुछ वैसा ही जैसा जो आइलैंड पर हुआ था। राहत की बात बस इतनी है कि अभी भी तबाही रोकने का वक्त है। मिस्टर चोई तुरंत अपने असिस्टेंट को हंटर गिल्ड के सभी ए रैंक और उससे ऊपर के हंटर्स को इकट्ठा करने का आदेश देता है। यहां तक कि वो व्हाइट टाइगर गिल्ड और एफ गिल्ड से भी मदद लेने की बात करता है। असिस्टेंट इस बात से थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन मिस्टर चोई जोर देकर बोलता है कि अभी उनका एकमात्र काम हालात को और बिगड़ने से रोकना है। वापस बॉस रूम में लड़ाई और भीषण हो चुकी है। जिन्वू के जनरल्स ऑनर कमांडर से भिड़ रहे हैं और उसकी सेना दुश्मनों पर भारी पड़ रही है, लेकिन यह देखकर कि उसके अपने जनरल्स लगातार गिर रहे हैं, बॉस गुस्से में आ जाता है। तभी कुछ हंटर्स जिन्वू की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बॉस उन्हें रोकने के लिए अपनी कर्स मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे कई हंटर्स घायल हो जाते हैं। ऊंचाई से देखता हुआ बॉस ताने मारता है, तू इस लड़ाई में कूदा ही क्यों? तुझे तो इस दिन का पछतावा होगा। वो एक के बाद एक खतरनाक कर्स छोड़ता है, ब्लाइंडनेस, लेथर्जी और स्लीप। लेकिन जिन्वू बिना किसी असर के वहां खड़ा रहता है और ठंडे अंदाज में बोलता है, मुझ पर यह सब बेकार है, हेल्थ और लॉन्गेविटी स्किल्स समझे। इसके बाद वो अपने मैजेस को समन कर देता है। बॉस भी जवाब में एक भारी भरकम मैजिकल शील्ड खड़ा कर देता है, लेकिन जिन्वू के मैजेस उसे काउंटर करते हुए एक भयंकर फायरबॉल छोड़ते हैं, जिसे स्फीयर ऑफ एवरेशस से बूस्ट किया गया है। जलता हुआ गोला बॉस के बैरियर को चीरता हुआ उसके ऊपर आ गिरता है, जिससे वो आग बबूला हो जाता है। तभी चायन अचानक सीन में एंट्री लेती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वो पूरे बैटलफील्ड का हाहाकार देखती है। कई हंटर्स जमीन पे पड़े हैं और क्यों गंभीर रूप से घायल है, जिसे तुरंत हील किया जा रहा है। जब चायन पूछती है, यहाँ चल क्या रहा है, तो लड़ने वाले बस कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। बॉस अब अपनी ताकत को और भी बढ़ा लेता है, मैजिकल स्ट्रेंथ और स्पेल्स के जरिए खुद को एक विशाल दानव में बदल लेता है। उसकी नीयत साफ है, जिन्वू को अपने पैरों तले कुचलने की। लेकिन जिन्वू भी कम नहीं, वो अपनी निम्बल मूवमेंट से बॉस के बड़े बड़े अटैक्स को ऐसे डॉज करता है जैसे ये कोई मजाक हो। वो ठंडी आवाज में बोलता है, मुझे हमेशा से जायंट्स पसंद नहीं थे, शायद डबल डंजन में मिले जायंट्स की वजह से। बदले में बॉस चारों तरफ आग बरसाना शुरू कर देता है, इस बात की परवाह किए बिना कि उसके अपने ही आदमी भी जल रहे हैं। गुस्से से भरा बॉस ताना मारता है, अब भी सोचता है कि मेरे खिलाफ टिक सकता है?" जिन्वू बस हल्की सी स्माइल देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे बॉस के चेहरे की ओर छलांग लगाता है। उसकी तलवार सीधा बॉस की आंख में घुस जाती है। वो ठंडे लहजे में बोलता है, जायंट में बदलकर तू बस और बड़ा टारगेट बन गया। और हाँ, अकेला मैच बिना किसी गार्ड्स के कभी भी एक असैसिन टाइप हंटर से नहीं जीत सकता। बॉस गुस्से में जलते हुए फायर स्पेल्स फेंकता है, लेकिन जिन्वू हर एक ब्लास्ट को आसानी से इवेड करता है और काउंटर अटैक में अपनी डैगर से वार करता है। लेकिन जैसे ही उसकी ब्लेड बॉस के शरीर से टकराती है, उसे एहसास होता है कि उसकी स्ट्रेंथ अलोन इस लड़ाई में काम नहीं आएगी। सिर्फ ब्रूट फोर्स से काम नहीं चलेगा, जिन्वू खुद से बड़बड़ाता है। तभी वो अपने रूलर्स हैंड को समन करता है और पास रखी चेन्स को एक तेज और सटीक मूव से उठाकर बॉस को जकड़ लेता है, एक ही झटके में। जिन्वू उसे पूरी ताकत से घुमाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे वो मॉन्स्टरस बॉस पूरी तरह से लड़खड़ा जाता है। इसी बीच जिनेल वहां पहुंचता है और सामने का नजारा देखकर ठहर जाता है। वो चाइन की तरफ मुड़कर बोलता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया था जब बाहर से इतनी जबरदस्त मैजिक एनर्जी महसूस की, लेकिन अब लगता है मेरी जरूरत नहीं है। यहां तक कि सर्वेलेंस टीम का हेड भी जिन्वू की ताकत को एक्नॉलेज कर रहा है। चाइन खुद से सोचती है। वो जिनेल से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है जिन्वू के बारे में? जिनेल हल्के से कंधे उचकाता है और बोलता है, सच कहूं तो मैं उसे अच्छे से जानता भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू जमीन पे पड़े घायल बॉस को देखता है और बोलता है, तेरी किस्मत उसी वक्त तय हो गई थी जब तेरे गार्ड्स ढेर हो गए थे। बॉस गुस्से में दहाड़ता है, पर जिन्वू अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अपने फॉलन गार्ड्स की स्पिरिट्स को बुलाता है और डिसाइसिव ब्लोज का जबरदस्त आदान प्रदान शुरू हो जाता है। कुछ ही पलों में बॉस के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके ही पूर्व जनरल्स उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। नहीं, बॉस की चीख गूंजती है और अगले ही पल उसकी कहानी खत्म हो जाती है। जिन्वू जैसे ही जीत हासिल करता है, उसे अंदर से एक जबरदस्त पावर सर्ज महसूस होती है। वो कुछ लेवल्स असेंड कर जाता है और बिना देरी किए बॉस की सोल एक्सट्रैक्ट करने लगता है। क्या? उसने बॉस की सोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया? चारों तरफ मौजूद लोग सदमे में पड़ जाते हैं। जिन्वू थोड़ा मुस्कुराता है और मजाकिया अंदाज में बोलता है, अच्छा, तो अब ये बहुत ज्यादा डोसाइल बन गया।
जब एक्सट्रैक्शन पूरा होता है, उसे एहसास होता है कि वो बॉस को नाम दे सकता है। लेकिन क्योंकि उसका असली नाम उसे याद नहीं आता, वो उसे फैंग नाम दे देता है। जब वो फैंग्स एसेंस इंस्पेक्ट करता है, उसे पता चलता है कि ये एलीट नाइट रैंक की क्लासिफिकेशन रखता है, एक ऐसा रैंक जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इंटरेस्टिंग, लगता है ये सच में रेयर फाइंड है, जिन्हों खुद से सोचता है। वहीं दूसरी तरफ जिनेल सामने कदम बढ़ाता है। जिन्हों इतना सोल एक्सट्रैक्शन में इंग्रोस था कि उसे जिनेल के अराइवल का एहसास भी नहीं हुआ था। बाकी हंटर्स अचानक शोर मचाने लगते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ हुआ क्या। लेकिन तभी जिनेल की टीम बीच में आकर ऐलान करती है, जिन्हों इस वक्त एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट है, जो भी आज देखा उसे कोई लीक नहीं करेगा। वो समझाते हैं कि जिन्हों ने एस रैंक हंटर की पावर केवल सभी को बचाने के लिए अनलीश की थी। इसके बाद जिनेल और उसकी टीम जिन्वू को एस्कॉर्ट करके वहां से ले जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले केओम और उसके साथी दिल से जिन्वू का शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्वू बदले में हीलर्स बिल को वापस लौटाता है और फिर निकलने लगता है। चायन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी स्पेक्टिकल्ड मेज बीच में आकर पूछ लेता है, तुम ये पिकैक्स क्यों लेकर घूम रही हो? चायन झेप जाती है और सोचती है कि अगर जिन्वू ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो मुझे अजीब समझेगा। मेज हैरानी से पूछता है, तुम किसकी बात कर रही हो? चायन सिर झुका लेती है और धीरे से बोलती है, कोई नहीं। दूसरी तरफ मिस्टर चॉय को इस पूरी घटना की रिपोर्ट मिलती है और जिन्वू की डिस्प्लेड एबिलिटीज देखकर वो दंग रह जाता है। वो जिमू की तरफ देखता है और पूछता है, जिन्वू की ताकत को तुम्हारी ताकत से कंपेयर किया जाए तो क्या लगता है? जिमू गहरी सांस लेकर बोलता है, टिपिकल रेड्स में कई हंटर्स की जरूरत पड़ती है, पर जिन्वू अकेले ही पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। फिर वो सीधे मिस्टर चॉय को घूरते हुए एक चुनौती भरा सवाल करता है, क्या आपको सच में लगता है कि वो दुनिया के सबसे मुश्किल डंजन को अकेले कॉन्कर कर सकता है? मिस्टर चॉय हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे शक है। फिर वो मजाक में बोलता है, शायद अब अल्टीमेट हंटर का मेरा टाइटल सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। जैसे ही मिस्टर चॉय वहां से निकलने लगता है, जिमू उसके पीछे से बोलता है, जिन्वू को रिक्रूट करना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। मिस्टर चॉय सिर हिलाता है और बोलता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस बीच जिन्वू लियो से मिलता है। गिल्ड मास्टर के साथ क्या हुआ? जिन्वू पूछता है। लियो उसे पूरी डिटेल्स बताने लगता है। सीन बदलता है हंटर एसोसिएशन पर। वहां एक नया शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि ली मिनसंग नाम का एक फेमस एक्टर अभी अभी हंटर के रूप में अवेकन हुआ है। मीडिया उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गई है ब्रेकिंग न्यूज कवर करने के लिए। मिनसुंग सबकी अटेंशन को एंजॉय करता है और खुद से सोचता है, आज का स्टार तो मैं हूं। वो अपने न्यू फाउंड फेम में बास करने लगता है, बिल्कुल यही सोचते हुए कि अब मैं पूरी दुनिया में छा जाऊंगा।